हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी एस सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आपका पढ़ाई जोर शोर से चलता होगा आपका नवंबर 2023 एग्जामिनेशन। ठीक है, मेरे तरफ से सब कुछ यहाँ पे अपलोड हो रहा है सही टाइम में, बट आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके हाथ में है, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट तो आपको पता है। अगर आप पढ़ लेंगे तो एग्जामिनेशन एंड सी बन जाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप 2 में होता है। तो सी बन जाएंगे अगर ये निकल जाता है ग्रुप 2। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका डीटी का भी क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करेंगे एंड रिवीजन भी शुरू करेंगे। पहले आईडीटी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 5 आई थिंक रहेगा। एंड इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था आपका, अप टू आईटीसी चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर, इनवॉइस चैप्टर एंड अकाउंट्स रिकॉर्ड्स यूए बिल चैप्टर खत्म करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कंपेरिजन टू आईटी से कम है, फिर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। तो चलो चैप्टर नंबर 9 रजिस्ट्रेशन चैप्टर। और एक बात है, ये बुक आपको कहाँ पे मिल जाएगा? हमारा टेलीग्राम चैनल में ये बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा है, आपको ये वाला चैनल सब्सक्राइब करना है, सी एस सत्यरंजन स्वाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है तो कमेंट करिए, जिससे हमको मोटिवेशन लगेगा। ठीक है, कमेंट करते रहिए आपका ये वीडियो में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर देते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। तो पहला है एडवांटेजेस क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन लेने का। तो रजिस्ट्रेशन अगर लेते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस है। जैसे अगर देखें, यहाँ पे आप लीगली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे सप्लायर एंड प्रॉपर अकाउंटिंग एंड टैक्स पेड जो भी होता है वहाँ पे आप यूटिलाइज कर पाएंगे आईटीसी। ठीक है, एंड यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस लीगली ऑथराइज हो जाएंगे। उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे वेरियस अदर बेनिफिट के लिए। प्लस यहाँ पे आपका जो भी गवर्नमेंट का बीड आता है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर है। दूसरा है, जो भी कस्टमर उनका जो भी ट्रस्ट है आप गेन कर पाएंगे अगर रजिस्टर हो, तो सब कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पे महादेव एंटरप्राइजेस वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म है एंड वो ओपन कर रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीलिंग इन सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट में है एंड मल्टीपल लोकेशन में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है एंड त्रिपुरा में है इन द मंथ ऑफ जून। उसके बाद इट फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द सप्लाई मेड एट द मल्टीपल लोकेशन, जो भी है जून मंथ का दे दिया है, पर्टिकुलर दे दिया एंड हिमाचल प्रदेश का दे दिया, उत्तराखंड का दे दिया एंड त्रिपुरा का दे दिया। तो यहाँ पे जो भी स्टार मार्क है ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। ठीक है, जीएसटी का अमाउंट नहीं है। तो पहला है इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, यहाँ पे ओनली हिमाचल प्रदेश में है एंड त्रिपुरा में है। उसके बाद इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो यहाँ पे ओनली वो त्रिपुरा में एग्जेम्प्टेड गुड्स में एंगेज है। उसके बाद इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड यहाँ पे उत्तराखंड में वो 21 लाख एंगेज है एंड यहाँ 40,000 त्रिपुरा में है। ठीक है, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग द रीजन। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन दिया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि डिटरमाइन वेदर द महादेव एंटरप्राइजेस इज लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे आप अज्यूम करिए कि ये रिवर्स चार्ज में एंगेज नहीं है। अगर रिवर्स चार्ज में एंगेज होगा तो वहाँ पे तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे ओनली आपको देखना पड़ेगा कि वो रजिस्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा। दूसरा है थ्रेशोल्ड लिमिट देखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें उसका 3 यूनिट है एंड वो गुड्स में एंगेज है। ठीक है, गुड्स में एंगेज है तो उसके लिए क्या रहेगा थ्रेशोल्ड लिमिट? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगा? मेनली 40 लाख रहता है अगर कोई भी ओनली गुड्स में एंगेज होता है। तो हम प्रोविजन थोड़ा रिकल कर लेते हैं। अगर कोई भी वो अगर 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, जो कि NMMT, जो कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा में अगर एंगेज होगा तो वहाँ पे 10 लाख है। दूसरा है, अगर अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेज है, मुआज पीटी में अगर वो एंगेज है तो वहाँ पे रहेगा 20 लाख है। उसके बाद अगर ओनली सर्विसेज में एंगेज होगा अदर स्टेट है तो वहाँ पे 20 लाख रहेगा। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में अगर एंगेज होगा तो वहाँ पे भी 20 लाख रहेगा। उसके बाद अगर वो अदर स्टेट है एंड वो ओनली गुड्स में एंगेज होगा तो वहाँ पे उसके ऊपर लग जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट कितना? 40 लाख लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर एक पैन पर 3-4 स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन लिया है तो वहाँ पे टोटल देखेंगे हम, पूरा टोटल एक पैन में जितना भी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर सब कुछ हम ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा। आपका टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा, एग्जिम सप्लाई आ जाएगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा, एक्सपोर्ट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बस 2 चीज़ नहीं आएगा। पहला है, अगर आप इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आरसीएम में पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ है कि टैक्सेस ऑफ जीएसटी वो नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं टोटल क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 22,50,000 है टोटल, हिमाचल प्रदेश का है एंड यहाँ पे आ रहा है 21 लाख है। ठीक है, एंड यहाँ पे आ रहा है 13,40,000 है। ठीक है, तो टोटल अगर करेंगे ये तीनों को कितना आएगा? 22,50,000 प्लस 21 लाख प्लस 13,40,000, तो टोटल आ रहा है 56,90,000 आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगा, ये आपका गुड्स में एंगेज है तो उसके लिए तो रहना चाहिए
40 लाख है, बट यहाँ पे वो त्रिपुरा में एंगेज है, तो त्रिपुरा में एंगेज मीन्स वहाँ पे उसके लिए NMMT है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके ऊपर लग जाएगा 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट लग जाएगा, ठीक है, 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट लग गया। एंड अगर एक बार लग जाता है एक स्टेट में अंदर, तो अलग स्टेट में भी उसके ऊपर लग जाएगा रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन, ठीक है। बट जो भी स्टेट में अगर वो ओनली एंगेज है, एग्जाम सप्लाई में है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई में है, तो उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके ऊपर पूरा रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर पूरा उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तीनों में लेना चाहिए। बट यहाँ पे उत्तराखंड अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में वो ओनली नॉन टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है, जो कि 21 लाख है, तो वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है। अगर एक भी रुपया अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, बट वो ओनली नॉन टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है, तो इसलिए उत्तराखंड में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। बाकी हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ जिससे आपका डाउट यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें उसके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख है, ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा में एंगेज है। तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 56,90,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, महादेव एंटरप्राइजेस को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर जगह में, बट उत्तराखंड में नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज है, ठीक है। नॉट लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, क्योंकि वो वहाँ पे कोई भी टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज नहीं है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्लेन विथ रीजन वेदर, आंसर जो भी 1 पॉइंट में दिया है वो चेंज होगा क्या फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस में। तो पहला है, अगर वो महादेव एंटरप्राइजेस अगर वो डीलिंग कर रहा है एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल गुड्स ओनली हिमाचल प्रदेश में, अगर वो ओनली एंगेज किस में है, टैक्सेबल सप्लाई गुड्स एंड हिमाचल प्रदेश में अदर स्टेट है एंड गुड्स में एंगेज है, तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट बन जाएगा 40 लाख है। बट हिमाचल प्रदेश में उसका टर्नओवर है 22.5 लाख है, मीन्स यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, इफ महादेव एंटरप्राइजेस वो अगर डीलिंग कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हिमाचल प्रदेश से, तो यहाँ पे अगर वो दोनों में एंगेज है गुड्स एंड सर्विसेज में, तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट बन जाएगा 20 लाख है, एंड यहाँ पे 22.5 लाख जो कि ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है, इफ महादेव एंटरप्राइजेस अगर वो डीलिंग कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश में एंड ऑल्सो वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स 4 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है ना, तो वहाँ पे उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 24 में, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 जेड स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन हिज प्रोप्राइटरी फार्म एंड ऑल्सो सेटअप वन मैन कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे वो दो सेट क्या है, एक है प्रोप्राइटरी फार्म, दूसरा है वन मैन कंपनी, वो यहाँ पे क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है, सेटअप किया है, ठीक है। ही नीड्स योर असिस्टेंट टू वर्क आउट हिज एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे उसका एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे जीएसटी पर्पज के लिए, टर्नओवर ऑफ द डिटेल्स ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस साइड में वन मैन कंपनी के लिए यहाँ पे वन मैन कंपनी के लिए यहाँ पे हम उसका टर्नओवर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे अलग से टर्नओवर देखना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर, एंड यहाँ पे फार्म के लिए देखेंगे, ठीक है, फार्म के लिए देखेंगे। तो आ जाइए, पहला है पर्टिकुलर्स एंड सीरियल नंबर एंड अमाउंट इन लाख्स। तो सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ हिज फार्म 31.5 लाख है, तो फार्म का टर्नओवर है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा, बट आपका टैक्सेस ऑफ जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा है आरसीएम जो भी पेमेंट करते हैं इनवर्ड सप्लाई के ऊपर। दूसरा है सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू ए 100% ईओयू ऑफ हिज फार्म, तो यहाँ पे एग्जिम सप्लाई भी आ जाएगा, तो 1.5 लाख आ जाएगा। उसके बाद है एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ हिज फार्म, तो यहाँ पे 2.6 यहाँ पे आ जाएगा फार्म का। उसके बाद एग्जिम्ट ऑफ हिज फार्म सप्लाई जो कि किया है, तो यहाँ पे 2.4 लाख है। उसके बाद है सप्लाईज ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स ऑफ हिज फार्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 लाख आ जाएगा। उसके बाद है सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय वन मैन कंपनी सेटअप इन हिज नेम, तो यहाँ पे जो भी वन मैन कंपनी का यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, वन मैन कंपनी का यहाँ पे डाल देंगे 2.70 लाख। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन व्हिच जेड इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, तो यहाँ पे वो नहीं जाएगा, क्योंकि आरसीएम के थ्रू अगर पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे नहीं जाएगा, कहाँ पे भी नहीं जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 31.5 1.5 प्लस 2.6 प्लस 2.4 प्लस 3, तो यहाँ पे आ रहा है 41 लाख है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखेंगे 2.70, तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर पूछा था, तो कैलकुलेशन कर दिए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को आ जाइए। तो यहाँ पे पूछा है कि प्योर ऑयल्स दिल्ली एंड वो स्टार्टेड किया है सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल सर्विसेज एंड हाई स्पीड डीजल मेनली सप्लाई करा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड फॉर इट फॉर दिस सेट मंथ, ठीक है। सप्लाई किया है, सीरियल नंबर एंड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट दे दिया है। तो पहला है सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल सर्विसेज इन दिल्ली, तो यहाँ पे 2 लाख का है, तो ये तो एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल, ये भी आ जाएगा, क्योंकि एग्जिम सप्लाई भी आ जाता है, तो ये भी आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। उसके बाद है सप्लाई मेड थ्रू फोर्टिस लुब्रिकेंट एंड एजेंट ऑफ प्योर ऑयल, ये भी आ जाएगा, क्योंकि एजेंट के थ्रू सप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल के टर्नओवर में आ जाएगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ मेड बाय प्योर ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब, तो यहाँ पे ब्रांच के थ्रू वो सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भी अमाउंट है एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है। डिटरमाइन दी वेदर प्योर ऑयल इज लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे लाइबल होगा क्या, तो ये मेनली कहाँ पे ये
दिल्ली में है तो यहाँ पे अदर स्टेट में है, एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज है, तो इसलिए इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिटेड 20 लाख है। टर्न ओवर कितना देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1,80,000 प्लस 1,75,000 प्लस 6 लाख, तो यहाँ पे टोटल वो 9,55,000 टोटल उसका टर्न ओवर है, जो कि 20 लाख से कम है, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। उसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, विल योर आंसर चेंज, अगर प्योर ऑयल वो अगर सप्लाई कर रहा है मशीन ऑयल अमाउंटिंग टू 2.5 लाख फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन मणिपुर इन एडिशन टू दी अबव मेंशन सप्लाई, अगर आपका आंसर चेंज होगा क्या, अगर प्योर ऑयल यहाँ पे क्या कर रहा है, मशीन ऑयल वो अमाउंटिंग 2.5 लाख वो सप्लाई कर रहा है, जो कि ब्रांच लोकेटेड इन मणिपुर है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी अबव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके आर्टिकल में ये यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे 2.5 लाख का वो मणिपुर ब्रांच से सप्लाई कर रहा है, तो 2.5 लाख अगर ऐड करेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे 2.5 लाख ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 9,55,000 प्लस 2.5 लाख, तो यहाँ पे आ रहा है, तो यह आ रहा है 12,05,000 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उसके लिए रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर लिमिट क्या रहेगा, एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट, तो यहाँ पे वो मणिपुर में उसका ब्रांच है, तो यहाँ पे टोटल प्योर ऑयल्स के ऊपर लग जाएगा 10 लाख, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ जाता है, तो 10 लाख बन जाएगा प्योर ऑयल के, पूरा टर्नओवर लिमिट आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख, ये 10 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसको। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। बहुत सारा क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्स इज ए डीलर डीलिंग इन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज है। गुड्स एंड सर्विसेज तो 20 लाख मेनली लगता है। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे, इंडिया, वो फर्निश किया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हेड ऑफिस लोकेटेड इन चेन्नई, 1 लाख का वो सप्लाई कर रहा है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज बाय ब्रांच एट बेंगलुरु, तो ये भी आ जाएगा 50,000 एग्रीगेट टर्नओवर में। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ये भी 10,000 आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा, बट एक्सपोर्ट जब होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टेट बोलेंगे, अगर इंटरस्टेट हो जाता है तो वहाँ पे उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल 15 लाख है, तो यहाँ पे वो काम कर रहा है यार एजेंट, तो यहाँ पे वो टर्नओवर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, टोटल अगर देखेंगे आपका टोटल जो भी है यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 17 लाख, 18 लाख, 18,60,000 है, तो यहाँ पे कम है 20 लाख से, बट यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड सप्लाईज में एंगेज है। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव आंसर क्या दिया है, यह है कि वेयर इट इज स्टेट दैट पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एजेंट और अदरवाइज हैव मैंडेटोरली टेक रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे वो एजेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एजेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 24 में भी कंपल्सरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो दो पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए दो पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, यह है कि राधे एंड कंपनी वो एंगेज है सप्लाई ऑफ इंजन ऑयल इन महाराष्ट्र में है, इट ऑल्सो सप्लाइज पेट्रोलियम इन मिजोरम, तो इंजन ऑयल महाराष्ट्र में है एंड यहाँ पे पेट्रोलियम मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम कहाँ पे है आपका, आ जाएगा फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, जहाँ पे 10 लाख देखते हैं। ठीक है, इट्स टर्न ओवर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 33 लाख है महाराष्ट्र स्टेट में एंड 9 लाख है मिजोरम में। ठीक है, इधर राधे एंड कंपनी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र एंड मिजोरम, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में वो किस में एंगेज है, महाराष्ट्र में वो इंजन ऑयल में एंगेज है। ठीक है, इंजन ऑयल में एंगेज है, बट वहाँ पे 40 लाख रहना चाहिए थ्रेशोल्ड लिमिट, बट यहाँ पे वो मिजोरम में एंगेज है, तो मिजोरम में अगर एंगेज होगा तो वहाँ पे उसके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट लग जाएगा 10 लाख। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट लग जाएगा 10 लाख, तो यहाँ पे तो 10 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि 33 लाख प्लस 9 लाख, तो यहाँ पे 42 लाख आ जाएगा। ठीक है, 42 लाख उसका एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा, जो कि 10 लाख से ज़्यादा है। बट जिस भी स्टेट में अगर वो ओनली एग्जाम सप्लाई में या नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज होगा, तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मिजोरम में वो किस में एंगेज है, मिजोरम अगर देखेंगे वो पेट्रोलियम में एंगेज है, जो कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ओनली वो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेगा, बट मिजोरम में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट वुड बी योर आंसर कीपिंग ऑल द सेम इफ राधे एंड कंपनी अगर वो एंगेज होता है सप्लाई ऑफ इंजन ऑयल एंड द टर्न ओवर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर वो 11 लाख इन मिजोरम, तो यहाँ पे अगर जो भी सब फैक्ट सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे राधे एंड कंपनी वो अगर एंगेज होता है कहाँ पे, इंजन ऑयल जो कि टैक्सेबल है, एंड वो कहाँ पे मिजोरम में है एंड 11 लाख है। अगर वो मिजोरम में है तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, एंड यहाँ पे वो टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है एंड वहाँ पे 11 लाख है उसका टर्न ओवर, मीन्स 10 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यही सब ट्रिकी पॉइंट पूछता है। ठीक है, ये एमसीक्यू वाइज मेनली पूछता है बड़ा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए सेपरेटली अभी नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, कमेंट ऑन दी लाइबिलिटी टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ इन द गिवन इंडिपेंडेंट सिचुएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बताना पड़ेगा। योर आंसर शुड ऑल्सो इंडिकेट दी और इंक्लूड दी
रिलेवेंट प्रोविजंस नोटिफिकेशन और सर्कुलर उसमें आना चाहिए। तो पहला है मिस रिद्धिमा वो एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ राजस्थान एंड हर टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 17 लाख है। अपार्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट टर्नओवर सी इज ऑल्सो अर्न्ड बैंक इंटरेस्ट 2 लाख एफडीआर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर देखें टोटल मिलाएंगे टर्नओवर में 17 लाख जाएगा एंड यहाँ पे 2 लाख नहीं जाएगा क्योंकि बैंक इंटरेस्ट नहीं जाता है एग्रीगेट टर्नओवर में। बट यहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे कंपलसरी उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्ट जब एक्सपोर्ट मारेंगे तो उसको मानेंगे कि वो इंटरेस्टेड में एंगेज है। ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 24 में। उसके बाद है अजंता एंटरप्राइजेस वो एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स में अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा में है एंड वो नॉट टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इट्स टर्नओवर कितना है एग्जाम सप्लाई से 47 लाख है एंड अजंता एंटरप्राइजेस वो सोल्ड कर रहे हैं ओल्ड जनरेटर है 1.25 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एग्जाम सप्लाई में एंगेज है, ठीक है, बट यहाँ पे ये जो टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे ओल्ड जनरेटर सप्लाई कर रहे हैं 1.25 लाख, तो वहाँ पे उनके ऊपर जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो तो 40 लाख है। ठीक है, 40 लाख है एंड उनका टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा 47 प्लस 1.25 लाख है जो कि बन जाएगा 48.25 लाख है जो कि 40 लाख से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद पार्ट 3 में दिया है कि मिस्टर पी वो प्रेजेंट 2 स्टेट में है, वन इज हरियाणा एंड अनदर वन इज राजस्थान एंड ही इज रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान में इवन विदाउट क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहाँ पे वो राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लिए हैं विदाउट क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट एंड टर्नओवर उनका जो भी टर्नओवर राजस्थान में 32 लाख है, हरियाणा में 5 लाख है। इज मैंडेटोरली रजिस्ट्रेशन लेंगे क्या, हरियाणा में लेना पड़ेगा क्या मैंडेटोरली। तो यहाँ पे हम प्रोविजन पढ़े थे अगर वो एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले जाते हैं तो अदर स्टेट में एक पैन पर जो भी बिजनेस है तो वहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी लेना पड़ेगा, तो उस प्रोविजन के हिसाब से यहाँ पे उनको हरियाणा स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट और एक क्लैरिफिकेशन आया था कि अगर कोई भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है, ठीक है, कोई भी स्टेट में अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है एंड अदर स्टेट में अगर उसका टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं जाता है तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिए थे एंड उनका जो भी टर्नओवर हरियाणा में वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो ओपिनियन है, पहला ओपिनियन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेकंड ओपिनियन में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। मिस्टर जॉन वो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स on his own account from the secondary market and his income from the activity is assessed as business income under income tax act 1961 during the year his total turnover है 90 लाख। तो यहाँ पे ये मेनली सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में एंगेज है, बाइंग एंड सेलिंग में, तो इसलिए ये नहीं आएगा, सप्लाई एंड गुड्स में नहीं, सर्विसेज में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक ही स्टेट में है तो इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हो गया, हाँ 8 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, कमेंट ऑन द गिवन इंडिपेंडेंट सिचुएशन में कमेंट दीजिए फॉर जीएसटी प्रोसीजर के लिए। ठीक है, योर आंसर शुड बी इंक्लूड द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ आज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे पहला दिया है कि जुगनू एंटरप्राइजेस वो ट्रेडर एंगेज है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन में विद इन द स्टेट ऑफ दिल्ली में एंगेज है एंड वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है जीएसटी में एंड इस टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 20 लाख ऑन 15 जुलाई में उसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सीडेड टर्नओवर 40 लाख कब हो रहा है, 14 फरवरी में एक्सीड हो रहा है 40 लाख। ठीक है, ये मेडिसिन में एंगेज है। ठीक है, मेडिसिन में एंगेज है तो ये गुड्स में एंगेज है एंड वो कहाँ पे है, वो रजिस्ट्रेशन लिया है कहाँ पे, मीन्स दिल्ली का है। तो दिल्ली का मीन्स यहाँ पे 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा एंड वो क्रॉस कब कर रहा है 14 फरवरी रहेगा उसका जो भी लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कब कर रहा है 28 फरवरी में वो अप्लाई कर रहा है एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाज ग्रांटेड 2 मार्च में। डिटरमाइन दी डेट ऑन व्हिच द लाइबिलिटी टू रजिस्टर एराइजेस एंड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन दिस केस। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कब वो लाइबल होगा एंड दूसरा बताना पड़ेगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जिस दिन लाइबल होता है, जैसे यहाँ पे 14 फरवरी में वो लाइबल होता है, पहला क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 14 फरवरी में वो लाइबल होगा। ठीक है, लाइबल होगा, डेट पूछा था तो 14 फरवरी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेनली मानेंगे अगर जिस दिन वो लाइबल होता है उसका 30 डेज के अंदर अगर वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ पे हम इफेक्टिव डेट कब मानेंगे, जिस दिन वो लाइबल होता है। अगर 30 डेज के बाद अगर वो अप्लाई करता है तो वहाँ पे इफेक्टिव डेट मानेंगे जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। तो यहाँ पे ये 14 फरवरी में लाइबल होता है एंड वो अप्लाई कर रहा है 28 फरवरी मीन्स 30 डेज के अंदर, तो इसलिए इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन लाइबल होता है। तो ये 14 फरवरी हो जाएगा आपका इफेक्टिव डेट। ठीक है, इफेक्टिव डेट बन जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, तो यहाँ पूछा है गो टू ड्रेस इज ए चेन ऑफ स्टोर्स डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट में है एंड थ्रू 5 शोरूम इन दिल्ली। ठीक है, इट हैज ए सिंगल जीएसटीएन ऑफ ऑल इट्स शोरूम इन दिल्ली एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, करोल बाग में है, दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे गो टू ड्रेस उसका चेन ऑफ स्टोर चलाता है दिल्ली में एंड वहाँ पे सिंगल जीएसटीएन में चलाता है। ठीक है, एंड यहाँ 5 बिजनेस चलाता है। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, करोल बाग में है। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द कंसल्टेंट सजेस्टेड गो टू ड्रेस टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ऑल इट्स 5 शोरूम एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट करोल बाग दिल्ली फॉर बेटर
एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे उसका एक कंसल्टेंट वो सजेस्ट कर रहा है कि जो भी सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू द 5 जो भी ब्रांच या स्टोर के रिलेटेड, तो आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि कोरल बाग दिल्ली में है वहाँ पे आप मेंटेन करिए, रिकॉर्ड करिए, क्योंकि आपको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंसल्टेंट बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो अगर आप एक स्टेट में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा बिजनेस चलाते हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, तो वहाँ पे ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट रहेगा, ठीक है। बट उसके साथ जो भी अलग अलग जो भी ब्रांचेस है या स्टोर्स है, उन स्टोर या ब्रांचेस में रहेगा उस स्टोर का जो भी बुक्स है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में रहेगा, प्लस स्पेसिफिकली जो भी ब्रांच या स्टोर्स का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट उस स्टोर या ब्रांच में रहेगा। तो इसलिए जो भी कंसल्टेंट बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ठीक है। कंसल्टेंट जो बोल रहा है गलत है। कंसल्टेंट बोल रहा है ओनली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में रहेगा, वो रहेगा, बट इस स्पेसिफिक प्लेस में वहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, वहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बतूर का है एंड वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा है एंड सेल प्रोडक्ट कर रहा है एक्स विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी हाइड नोटिफिकेशन इशूड अंडर रिलेवेंट जीएसटी लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे ये मेनली एक सेल कर रहा है प्रोडक्ट एक्स जो कि एग्जेम्प्ट हो जाता है नोटिफिकेशन के थ्रू, वो प्योरली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एंड कंपनी उसके बाद प्रोडक्ट एक्स ओनली विद इन द तमिलनाडु वो इंटरेस्टेड सेल कर रहा है एंड नॉट रजिस्टर। ऑब्वियसली वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा क्योंकि एग्जाम सप्लाई में एंगेज है। फर्दर ऑल द इनवर्ड सप्लाई आर कंपनी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज वाला भी मैटर नहीं है, ओनली फॉरवर्ड चार्ज मीन्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई भी जरूरत नहीं है। उसका टर्नओवर दे दिया इन द प्रीवियस ईयर 45 लाख दे दिया है उसका टर्नओवर। उसके बाद कंपनी एक्सपेक्ट दी सेल्स टू ग्रो 30% इन द करंट ईयर। तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है 30% ग्रो करेगा करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर से 30% ज़्यादा ग्रो करेगा। उसके बाद कंपनी परचेज कर रहा है एडिशनल मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स ऑन 5 जुलाई। तो यहाँ पे कंपनी एडिशनल मशीनरी परचेज कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स जो कि 5 जुलाई में परचेज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दी परचेज प्राइस कितना है, कैपिटल गुड्स जो कि मशीनरी का परचेज प्राइस है 30 लाख एंड जीएसटी 18% एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ठीक है। However, effective from 1st November, exemption available on X withdrawn by the central government and GST rate 12% लगा देता है, इम्पोज करा देता है। एंड टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर वो 45 लाख है। तो यहाँ पे 1 नवंबर से ये जो एग्जेम्पन हट जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हटा देता है प्रोडक्ट एक्स के अंदर, एंड वहाँ पे जो भी एग्जाम था वहाँ पे लगेगा 12% लगा देता है टैक्सेस, ठीक है। एंड टर्नओवर अप टू 30 सितंबर कितना है 45 लाख है टर्नओवर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एग्जाम इन दी एबव सिनेरियो एंड एडवाइस एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड नीड्स टू गेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या, ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसके ऊपर एग्जामेशन था, तो इसलिए टर्नओवर जो भी था 45 लाख वहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जाम्प्टेड था एंड उसके ऊपर नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। बट एग्जामेशन विड्रॉ हो जाता है कब, 1 नवंबर में एग्जामेशन विड्रॉ हो जाता है, तो उस दिन से रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उसका थ्रेशोल्ड लिमिट वो 40 लाख से ज़्यादा हो चुका है अप टू 30 सितंबर तक। तो वहाँ पे उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कंपलसरी मीन्स सेक्शन नंबर 22 लग जाएगा, रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा 1 नवंबर से लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि इफ़ द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज अफर्मेटिव, ठीक है। अगर अफर्मेटिव मीन्स रजिस्ट्रेशन अगर लेना पड़ेगा उसको एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड वेदर आभेल आईटी से आभेल करेगा क्या, जो भी एडिशनल मशीनरी परचेज किया था, क्योंकि पहले वो एग्जाम सप्लाई में एंगेज था तो वहाँ पे तो उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिला था। बट अभी अगर टैक्सेबल हो जाएगा तो उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा क्या, बोल रहा है आईटीसी मिलेगा क्या, क्योंकि ये जो 30 लाख का मशीनरी जो भी परचेज किया था 5 जुलाई में उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 1 में पढ़े थे, वहाँ पे अगर वो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, अगर वो रजिस्ट्रेशन नया लेता है तो वहाँ पे उसको कैपिटल गुड्स के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। बट हाँ, इनपुट के ऊपर मिल जाएगा, जो भी प्रीसीडिंग डे में जो भी इनपुट कॉन्टेंट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स में जो भी इनपुट है तो वहाँ पे मिल जाएगा, बट कैपिटल गुड्स के ऊपर नहीं मिलेगा। ये मना कर देता है सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 1 मना कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सिचुएशन में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और दूसरा में उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा कैपिटल गुड्स के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि रिसब एंटरप्राइजेस वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म है एंड स्टार्टेड एन एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट्स इन बिरार महाराष्ट्र इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी में, वेयर इन द कस्टमर आर सर्व्ड कुक फूड, वो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं कस्टमर को, एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वो सोल्ड कर रहा है। इन मार्च द फार्म ओपन ए लिक्वर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड में, वो एक लिक्वर शॉप मार्च में वो वहाँ पे चला रहा है, ओपन किया है, ठीक है। एंड अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मेनली ट्रेड कर रहा है। डिटरमाइन वेदर रिसब एंटरप्राइजेस इज लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या, तो पर्टिकुलर दे दिया, फेब्रुआरी एंड मार्च मंथ का दे दिया डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स दे दिया, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे पहला है सर्विंग ऑफ कुक्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस इन रेस्टोरेंट्स इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ में था 5,50,000 एंड आपका मार्च मंथ में बन जाएगा 6,50,000। सेल ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उत्तराखंड में ये भी आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। एंड सप्लाई ऑफ पैक्ड फूड आइटम फ्रॉम रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पे 1.5 लाख है फेब्रुआरी एंड मार्च में 2 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ये सब अमाउंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम गिवन अबव। तो यहाँ पे वो उत्तराखंड में है, दूसरा है आपका महाराष्ट्र में है, एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज है, तो वहाँ पे
थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा 20 लाख है। तो टोटल टर्नओवर देख लेते हैं, तो यहाँ पे रहेगा आपका 7 लाख हो जाएगा फेब्रुआरी मंथ में, जो कि 20 लाख से कम है। तो यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, फेब्रुआरी मंथ में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं मार्च मंथ में क्या होगा। तो मार्च मंथ में ये 5,50,000, ये 6,50,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 5.5 लाख। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 13 लाख यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा उत्तराखंड के लिए, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3.5 लाख। तो टोटल अगर करेंगे यहाँ पे 18 20 पॉइंट, एक मिनट, 6 पॉइंट, ये यहाँ पे 12 लाख रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 12 लाख रहेगा, क्योंकि 6.5 लाख 5.5 लाख, तो 12 यहाँ पे, तो टोटल हो जाएगा 20.5 लाख, जो कि 20,50,000 हो जाएगा, जो कि 20 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मार्च मंथ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लेंगे, दोनों स्टेट में लेंगे क्या, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड में लेने क्या, नहीं, हम ओनली महाराष्ट्र में लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में वो नॉन टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है, जो कि अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जहाँ पे वो टैक्स नहीं लगता है एंड वो ओनली उसमें ही एंगेज है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ओनली उसको लेना पड़ेगा महाराष्ट्र में, ठीक है, सिंपल है, बट यहाँ पे ध्यान देना चाहिए आपको। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को आ जाइए, क्या दिया है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द केस ऑफ जॉइंट एंटरप्राइजेस जयपुर राजस्थान का है फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कंप्यूट करिए एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर दे दिया, अमाउंट दे दिया। पहला है सेल ऑफ डीजल ऑन हुई सेल टैक्स, जो कि वैट इज लेविड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, तो ये तो आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर completion of job work from the place of joint enterprises directly by principal by declaring the place of joint enterprises आज इट्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, क्योंकि वो उसको डिक्लेयर करा है आज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। डिक्लेयरिंग द प्लेस ऑफ जॉइंट मीन्स ये जॉइंट एंटरप्राइजेस ये यहाँ पे जॉब वर्क का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉइंट एंटरप्राइजेस डायरेक्टली बाय प्रिंसिपल, तो यहाँ पे ये जो जॉइंट एंटरप्राइजेस यहाँ पे आज जॉब वर्क काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो 3 लाख है ये जाएगा प्रिंसिपल का टर्नओवर में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, जॉइंट एंटरप्राइजेस का टर्नओवर में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा जॉइंट एंटरप्राइजेस का टर्नओवर में। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंग्लैंड को किया है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट मीन्स इंटरेस्टेड कर रहा है, तो वहाँ पे तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है सप्लाई टू राजस्थान इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो एक ही एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को राजस्थान में सप्लाई कर रहा है, मीन्स एक ही सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, क्योंकि एक ही पैन में वो रजिस्ट्रेशन लिए हैं एंड एक ही रजिस्ट्रेशन लिए हैं, तो इसलिए एक ही जैसे मानेंगे कि हम एक घर में ही जैसे एक रूम से दूसरा रूम को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम नहीं मानेंगे आज टर्नओवर हुआ है, ठीक है। अगर अलग रजिस्ट्रेशन लिया होता, अगर सप्लाई करा होता, तो वहाँ पे हम उसको एग्रीगेट टर्नओवर में डाल देते, बट एक ही घर के अंदर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन व्हिच जीएसटी इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट अंडर आरसीएम, तो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई याद रखिए, अगर इनवर्ड सप्लाई होता, अगर आरसीएम लगता है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आता, बट यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई मीन्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। याद रखिए आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर अगर आरसीएम में पेमेंट करेंगे तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, बट इनवर्ड सप्लाई के ऊपर अगर आरसीएम में पेमेंट करेंगे तो वो नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल 7 लाख आ रहा है, ठीक है, टोटल 7 लाख आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 को आ जाइए। तो यहाँ पे है राजेश डायनामिक्स, ठीक है, वो हैविंग हेड ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु में है एंड वो कैरी कर रहा है फॉलोइंग एक्टिविटीज विथ रेस्पेक्टिव टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया, रुपीज़ दे दिया। पहला है सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई तमिलनाडु में है 18 लाख। उसके बाद वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन हुई टैक्स पेबल आरसीएम, ये नहीं जाएगा, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर अगर आरसीएम में पेमेंट करेंगे तो ये नहीं जाएगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल एट चेन्नई तमिलनाडु, ये टैक्सेबल है, ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। पहला वाला आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बैंगलोर कर्नाटका विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे ब्रांच ट्रांसफर, तो ये तो आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, तो आ जाएगा, बाद में देखेंगे टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एट मणिपुर ब्रांच, तो मणिपुर ब्रांच से ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं 11.5 लाख है। तो टोटल अगर करेंगे तो टोटल कितना होगा, तो टोटल कर लेते हैं 8 लाख है प्लस 3.5 लाख है प्लस 11.5 लाख है, तो टोटल अगर देखें 33 लाख हो रहा है उसका टर्नओवर है, ठीक है, टर्नओवर 33 लाख हो रहा है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे ये मणिपुर ब्रांच से सप्लाई कर रहा है, मीन्स उसका एक ब्रांच मणिपुर में है, तो इसलिए मणिपुर मीन्स वो आ जाएगा फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो वहाँ पे जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे 10 लाख देखेंगे, ठीक है, 10 लाख देखेंगे, तो यहाँ पे तो 10 लाख से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बोथ मणिपुर ब्रांच में है एंड दूसरा है आपका तमिलनाडु ब्रांच से, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है, इट आर्ग्यूज दैट इट डज नॉट हैव टैक्सेबल टर्नओवर
जो कि क्रॉस कर रहा है 40 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है तमिलनाडु एंड बेंगलुरु एंड कर्नाटका, जो कि बेंगलुरु में है, इंक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ द मणिपुर ब्रांच। तो यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका ब्रांच में भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो कुछ टैक्सेबल सप्लाई किया है या नहीं किया है, कुछ नहीं दिया है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सोच रहा है कि यहाँ पे कोई भी ब्रांच का टर्नओवर 40 लाख से नहीं क्रॉस हुआ है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। ये उसका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पहला क्वेश्चन जो भी ये पूछा था कि उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, तो वो गलत है, ऑल ब्रांच के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे इट बिलीव दैट डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन बट इट रिक्वायर्ड ओनली डिटरमाइनिंग कंपोजिशन लेवी। तो यहाँ पे ये सोच रहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ओनली चाहिए कंपोजिशन लेवी के लिए चाहिए, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम एंड रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर चाहिए, ठीक है। वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा थ्रेशोल्ड लिमिट देखने के लिए हम देखेंगे कि कंपोजिशन लेवी उसके ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर को बोथ पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, जो कि हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, 33 लाख है। एंड यहाँ पे ऑल कंडीशन दैट फुलफिल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि डिटरमाइन वेदर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी ऑब्टेन अंडर GST इन केस ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन द CGST एक्ट। तो फाइन ऑयल्स वो एंगेज है बिजनेस ऑफ मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल एंड डीजल में, एंड द टर्नओवर ऑन सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल 8 लाख है, एंड इन केस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल है 8 करोड़ है। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा, एग्जिम्ट आ जाएगा प्लस टैक्सेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 करोड़ है किसमें, पेट्रोल एंड डीजल, एंड यहाँ पे मशीन ऑयल में है 8 लाख, तो टोटल हो जाता है 8.8 करोड़ होता है, 8.08 करोड़ यहाँ पे उसका टर्नओवर, जो कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद है रामलाल, वो एक एग्रीकल्चरलिस्ट एंड वो सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड अमाउंटिंग टू 21 लाख। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 मना कर देता है, तो यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे है टाइम हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि यहाँ पे इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव ए पैन इशूड अंडर इनकम टैक्स होना चाहिए, ठीक है। बट उसका एक्सेप्शन बताइए। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए पैन जरूरी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए पैन मैंडेटरी है, बट एक एक्सेप्शन है कि नॉन टैक्सेबल पर्सन जो कि रहता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो उसके पास तो नहीं रहेगा पैन, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसका जो भी है पासपोर्ट, ठीक है, उसको वो सेल्फ अटेस्टेड करेगा कॉपी, उसके बाद वो सबमिट करेगा, बट उसमें एक सिग्नेटरी रहेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी, जो कि इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए एंड उसके पास वैलिड पैन होना चाहिए, तभी उसको मिलेगा, क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा विदाउट पैन, ठीक है। हम क्लास में अच्छे से एग्जांपल देकर समझाए थे क्यों नहीं लगता है, क्यों लगता है पैन, ये सब कुछ अच्छे से एंड कॉन्सेप्ट वाइज हम समझा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे टाइम नहीं है तो इसलिए हम नहीं समझा पा रहे हैं, फिर भी क्या करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है एलिमेंट, तो ये क्वेश्चन तो हम किए थे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 1 नवंबर से, ये क्वेश्चन सेम है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, सेम है क्वेश्चन, नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे क्या दिया है, AB प्राइवेट लिमिटेड पुणे का है एंड वो प्रोवाइड कर रहा है हाउस कीपिंग सर्विसेज एंड द कंपनी सप्लाइज इट्स एक्सक्लूसिवली थ्रू एन ई-कॉमर्स वेबसाइट ओन्ड एंड मैनेज बाय हाईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे के थ्रू वो सप्लाई कर रहा है, एंड इंडिया जो भी प्राइवेट लिमिटेड वो एक है ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। एंड टर्नओवर ऑफ AB प्राइवेट लिमिटेड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 18 लाख, करेंट फाइनेंशियल ईयर में 18 लाख। एडवाइस AB प्राइवेट लिमिटेड वेदर दे रिक्वायर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे एडवाइस करिए कि वो रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा। तो यहाँ पे AB प्राइवेट लिमिटेड ये मेनली हाउस कीपिंग का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है थ्रू इको के थ्रू वो प्रोवाइड कर रहा है। इको कौन है, हाईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू वो सप्लाई कर रहा है। तो अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज क्या है आपका है HMTR, ठीक है, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज पहला है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज एंड आपका आ जाएगा यहाँ पे मिसलेनियस सर्विसेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाउस कीपिंग सर्विसेज ये आपका आ जाता है स्पेसिफाइड सर्विसेज में आ जाता है। अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे थ्रू किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे, ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट का मिल जाएगा बेनिफिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मीन्स 20 लाख तक अगर टर्नओवर है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, नहीं लेना पड़ेगा अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हैं। एंड वो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर वो TCS प्रोविजन उसके ऊपर लग रहा होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं दिया है कि उसके ऊपर TCS प्रोविजन लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हम अजम्पशन लगेंगे कि उसके ऊपर TCS प्रोविजन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली वो TCS कलेक्ट करता है जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो यहाँ पे ये मेनली हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है थ्रू इको, एंड उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी है 20 लाख लगता है एंड उससे कम है 18 लाख है, तो यहाँ पे AB प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अगर 20 लाख से ज़्यादा होता तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, ठीक है। ये ओनली लगेगा आपका स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में। उसके बाद अगर विल योर आंसर
विल योर एडवाइस एनी डिफरेंट इफ, आपका आंसर या एडवाइस डिफरेंट होगा क्या? अगर एबी प्राइवेट लिमिटेड अगर वो सेल कर रहा है रेडीमेड गारमेंट एक्सक्लूसिवली थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट ओन एंड मैनेज बाय हाईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अगर यहाँ पे वो रेडीमेड गारमेंट अगर सप्लाई करेगा, सेल करेगा, रेडीमेड गारमेंट अगर वो सेल करेगा ना, तो वहाँ पे ये स्पेसिफाइड सर्विसेज में नहीं आएगा, तो वहाँ पे एबी प्राइवेट लिमिटेड को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओनली स्पेसिफाइड सर्विसेज के सिचुएशन में उसको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर अदर सर्विसेज या अगर गुड्स होगा तो वहाँ पे कंपलसरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एबी प्राइवेट लिमिटेड को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेकंड सिचुएशन में, ठीक है। तो यही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम क्लास में ना एक एक कॉन्सेप्ट को 6-7 एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, जिससे स्टूडेंट का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टीचर लोग क्या करते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल नहीं देते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से वो सॉल्व नहीं करते हैं। ओनली जो कि उनको अच्छा लगता है, जो उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टीचर लोग का, तो उसी पॉइंट को ओनली वो समझाते हैं स्टूडेंट को, जिससे स्टूडेंट का एक्चुअल जो फंडा है वो क्लियर नहीं हो पाता है। स्टूडेंट को हर एक कॉन्सेप्ट के लिए अच्छे से वहाँ पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक्चुअली क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाते हैं टीचर लोग। इसीलिए स्टूडेंट का जो भी खराब होता है एडिट पेपर, तो इसलिए खराब होता है। हमारा स्टूडेंट को अगर देखेंगे ना 70+ 80+ आ जाता है, आसान से आ जाता है, अगर वो सही से प्रैक्टिस किया होगा जो भी स्टूडेंट उसका तो आ जाता है, 80+ आ जाता है। अगर वो पढ़ा हुआ है हमारे से तो वहाँ पे एग्जाम्शन कंपलसरी आ जाता है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं, 6-7 एग्जाम्पल देकर क्लैरिफाई करते हैं, जिससे स्टूडेंट का जो भी डाउट है ना वो नहीं रहता है, कॉन्सेप्चुअली वो स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन आंसर तो हम कराते हैं, रिवीजन भी कराते हैं, तो स्टूडेंट क्यों खराब होगा? स्टूडेंट का एग्जाम्शन कंपलसरी 80+ कंपलसरी आ जाता है स्टूडेंट का, तो इसलिए हम दावा करते हैं कि हाँ, स्टूडेंट अगर हमारे पास आता है ना तो वो पेपर उसका स्कोरिंग होना चाहिए, स्कोरिंग मीन्स 80+ होना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट भी अगर आएगा ना तो भी 80+ चाहिए। एवरेज स्टूडेंट कोई नहीं होता है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाए, कोई भी यहाँ पे एवरेज नहीं होता है, सब बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। बट वो स्टूडेंट मानता है अपने आप को कि सर हम एवरेज स्टूडेंट हैं, बट वो एवरेज स्टूडेंट कभी नहीं होता है। हर स्टूडेंट यहाँ पे मेहनत करता है, सब स्टूडेंट का मेहनत सही होता है एंड सब बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। एंड जो बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क कर दीजिए हो जाएगा, स्मार्ट वर्क कभी नहीं होगा अगर आप हार्ड वर्क नहीं किए होंगे। स्मार्ट वर्क कौन करेगा? जो हार्ड वर्क किया होगा वही स्मार्ट वर्क करेगा, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं होगा बुक में क्या होगा, तभी आप कैसे सिलेक्टिव पढ़ेंगे? अगर आपको सब कुछ प्रोविजन पता है तभी आप सिलेक्टिव पढ़ के जा सकते हैं, स्मार्ट वर्क लगा सकते हैं। बट अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, बोलेंगे कि स्मार्ट वर्क करके पास हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क विदाउट हार्ड वर्क इज इम्पॉसिबल, ठीक है। पहले आप हार्ड वर्क करिए, सही से प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, तभी जाकर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना यही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारा लोग बोलेंगे कि ये गलत है, ठीक है, उनका ओपिनियन सही है, उनके पास है, बट मेरा ओपिनियन यही है, पहले आप हार्ड वर्क करिए, उसके बाद आप स्मार्ट वर्क लगा सकते हैं अगर टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो चलो पढ़िए अच्छे से, टाइम नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 को आ जाइए। इसलिए मैं क्लास में भी बहुत गाली देता हूँ स्टूडेंट लोग को, ऐसे ही बोलता हूँ, तो स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि सर आप जो गाली देते हैं ना हमको मोटिवेशन वही लगता है, ठीक है। आप नाराज मत होइए, आप गाली दीजिए हमको, ऐसे गाली दीजिए कि हाँ हमको मोटिवेशन लगेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ स्टूडेंट को, हर एक क्लास में बोलता हूँ कि आप मेहनत करिए, क्लास पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, क्लास में पढ़ाई करिए, कुछ फ़ोन वोन सब स्विच ऑफ कर दीजिए क्लास में जब एंटर करते हैं। अगर भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी रिवीजन कर रहे हैं, तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जब पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आपके दिमाग में घुसना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, फ़ोन ऑन रखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा मोबाइल ऑन कर लेते हैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई के लिए आपको पूरा डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, डेडिकेशन पूरा चाहिए। फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, कोई भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है। पढ़ने के बाद ओपन करके देख सकते हैं, बट पढ़ाई के टाइम आप फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए, ठीक है। चलो डिसाइड विथ रीजन वेदर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर सीजीएस एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस में देखना पड़ेगा, ठीक है। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो प्रोवाइड करा है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट बीइंग टेक्सटाइल एंड हैंड प्रिंटिंग अमाउंटिंग टू 19.25 लाख है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। दोज प्रोडक्ट वे आर मेड बाय क्राफ्ट्समैन बाय बोथ हैंड एंड मशीन इक्वली, एंड यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैज ऑब्टेन पैन एंड जनरेटेड यूए बिल फॉर सप्लाई। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? मेनली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस शुरू करने से 5 दिन पहले मिनिमम उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बट अगर अगर वो मेनली अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर एंगेज होता है, जैसे हैंड प्रिंटिंग गुड्स में अगर एंगेज होता है, या उसमें आपका हैंडीक्राफ्ट गुड्स या हैंड प्रिंटिंग में आपका आ जाएगा, मशीन का भी यूज चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वहाँ पे 20 लाख से कम होगा तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। मेनली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को। बट अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में एंगेज है एंड टर्न ओवर 20 लाख से कम है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे टर्न ओवर 19.25 लाख है, तो इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद है मिस्टर बंटू ऑफ दिल्ली, वो डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस अक्रॉस इंडिया, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, एंड वो इंटरेस्टेड टर्नओवर कितना है देख लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड टर्नओवर क्या दिया है, टर्नओवर का डिटेल्स दे दिया है। तो यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम दिल्ली 18 लाख दे दिया है।
उसके बाद एग्जाम सप्लाई फ्रॉम आंध्र प्रदेश 10 लाख है एंड बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई फ्रॉम तमिलनाडु 5 लाख एंड 6 लाख दे दिया है। तो टोटल अगर यहाँ पे करेंगे टर्नओवर कितना होगा टोटल, तो टोटल 18, 10, 5 एंड 6, तो यहाँ पे तो 11 आ जाता है एंड यहाँ पे टोटल 39 लाख आ जाता है। ठीक है, 39 लाख आ जाता है एंड ये किस में एंगेज है, एग्जाम सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट मेनली 40 लाख रहेगा क्योंकि वो गुड्स में ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि 40 लाख से कम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, 18 दिया है कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर्स लाइबल टू रजिस्टर, बताना पड़ेगा। तो पहला है एजेंट, वो सप्लाई कर रहा है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो एजेंट का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या, यस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अंडर सेक्शन नंबर 24 में कंपलसरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है अन एग्रीकल्चरलिस्ट हु इज ओनली एंगेज, किस में एंगेज है, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरलिस्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 23 मना कर देता है। ठीक है, उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ धामपुर फुटवेयर इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली, वो एक्सीड कर रहा है एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख कब, 5 सितंबर में एक्सीड कर रहा है एंड वो सबमिट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है 25 सितंबर। तो यहाँ पे क्रॉस कब हो रहा है, 5 सितंबर को क्रॉस हो रहा है एंड वो अप्लाई कर रहा है 20 सितंबर मीन्स 30 डेज के अंदर अप्लाई कर रहा है। तो वहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन वो लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, मीन्स जिस दिन क्रॉस कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट, मीन्स 5 सितंबर हो जाएगा यहाँ पे उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद है मेहता टेली सर्विसेज, वो आर्किटेक्ट है लखनऊ में एंड उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो रहा है 25 अक्टूबर में, बट वो यहाँ पे सबमिट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर में वो अप्लाई कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है 5 दिसंबर। तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है 25 अक्टूबर में एंड अप्लाई कर रहा है 27 नवंबर में, 30 डेज के बाद अगर अप्लाई करेगा तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब ग्रांट होगा ये रहेगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा 5 दिसंबर। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि पॉरी एंड सॉन्स एक ऑन रजिस्टर्ड डीलर है, ऑन 10 अगस्त उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख एक्सीड कर रहा है। ठीक है, फार्म अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए 27 अगस्त को एंड ग्रांट हो रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 सितंबर को। तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है कब, क्रॉस हो रहा है यहाँ पे 10 अगस्त को क्रॉस हो रहा है एंड अप्लाई कर रहा है 27 अगस्त। तो यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा 10 अगस्त से एंड यहाँ पे 5 सितंबर में उसका ग्रांट हो रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट कब होगा आप बताइए एंड यहाँ पे एडवाइस दीजिए कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 10 अगस्त में क्रॉस हो रहा है, 10 अगस्त है। उसके बाद वो अप्लाई कर रहा है 27 अगस्त में, ठीक है, जो कि 30 डेज के अंदर अप्लाई कर रहा है। तो ग्रांट हो रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे 5 सितंबर में ग्रांट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से पहले अगर इफेक्टिव हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे जब इफेक्टिव हो रहा है टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इस पीरियड के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उस पीरियड के लिए, ये पीरियड के लिए उसका एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एंड उसके लिए टाइम पीरियड है 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर उसको यहाँ पे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, 30 डेज कहाँ से लेंगे, ये जो आपका जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होता है तो उस पीरियड के अंदर उसको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये एसएनपी वाला पॉइंट है, एसएनपी वाला पॉइंट है, सेम है जो कि था पहले एग्जाम्शन था, एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाता है तो वहाँ पे 1 नवंबर से उसका क्या हो जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 1 नवंबर से उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक नया पॉइंट डाल दिया है सेकंड वाला पॉइंट में डाल दिया है कि इन केस ऑफ एबव क्वेश्चन एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, एंड जो भी एग्जाम्शन था वो हट जाता है एंड वो अभी टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो एक परचेज किया था मशीनरी 1 जुलाई में परचेज किया था मशीनरी 20 लाख का एंड रेट था 18%, तो यहाँ पे उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा क्या। तो अगर वो पहले से रजिस्टर है तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 वहाँ पे अलाउ हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे उसको आईटीसी मिल जाएगा कैपिटल गुड्स के ऊपर। अगर वो पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो ऑन रजिस्टर से रजिस्ट्रेशन को वो आता है ट्रांसफर होकर, तो वहाँ पे उसको कैपिटल गुड्स के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, बट आपका इनपुट के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर वो पहले से रजिस्टर था एंड उसके ऊपर एग्जाम्शन था एंड एग्जाम्शन अभी विड्रॉ हो जाता है, तो वहाँ पे इनपुट के ऊपर मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी मिल जाएगा। एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर कितना मिलेगा, तो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी आईटीसी है उसमें से जो भी पीरियड के लिए वो एग्जाम सप्लाई में एंगेज था उस पीरियड का हम 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर करके हम रिड्यूस कर देंगे। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो वो 1 जुलाई में परचेज किया था एंड 20 लाख था उसका वैल्यू एंड 18% था टैक्स। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे आ जाइए,
तो यहाँ पे था 1 जुलाई में था, तो 20 लाख के ऊपर हम 18% अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ रहा है 3,60,000 आ रहा है। एंड यहाँ पे कितना पीरियड के लिए एग्जाम सप्लाई है, तो जुलाई से लेकर नवंबर तक। तो यहाँ पे ये 2 क्वार्टर के लिए है, 2 क्वार्टर के लिए है। तो यहाँ पे जो भी क्वार्टर के लिए हम रिड्यूस कर देंगे 3,60,000 से हम रिड्यूस कर देंगे कितना, जो भी 2 क्वार्टर के लिए यूज किया है, एंड यहाँ पे 5% करके। तो यहाँ पे कितना परसेंट रिड्यूस करेंगे, तो पे 3,60,000 टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 5%, 3,60,000 एंड 2, तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा 36,000 जो भी एग्जाम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे बैलेंस कितना रहेगा 3,60,000, तो यहाँ पे बैलेंस रहेगा 3,24,000, यहाँ पे बैलेंस रहेगा। इतना आईटीसी उसको मिल जाएगा कैपिटल गुड्स के ऊपर, ठीक है, इतना आईटीसी मिल जाएगा उसको कैपिटल गुड्स के ऊपर। तो आ जाइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे यही देखिए 3,24,000 यहाँ पे मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये तो थियोरेटिकल है, प्रोसीजर क्या रहेगा अमेंडमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन में, कोई भी अगर अमेंडमेंट चाहिए तो वहाँ पे प्रोसीजर क्या रहेगा। तो वहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस है तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 15 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल में, ठीक है। एंड अगर कोर एरिया होगा अमेंडमेंट तो वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर का इन्फॉर्मेशन के लिए अप्रूवल चाहिए। बट अगर यहाँ पे अगर नॉन कोर एरिया फील्ड होगा तो वहाँ पे कोई भी वहाँ पे अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन बिजनेस, तो वहाँ पे पैन भी चेंज हो जाएगा। पैन अगर चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे उसको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। पैन अगर चेंज होगा तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नया लेना पड़ेगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, एग्जामिनेशन चैप्टर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एंड कोर एरिया इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, लीगल नेम, एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस, एडिशन या डिलेशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर या करता मैनेजिंग कमिटी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या सीईओ का, ये सब रहता है कोर एरिया फील्ड जहाँ पे अप्रूवल चाहिए। उसके बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर ओपिनियन अगर वो जो भी देता है अगर कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे 15 डेज के अंदर वो परमिशन दे देता है चेंज का। अगर यहाँ पे कोई भी अगर इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट है तो वहाँ पे वो 15 डेज का एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद वो एक शोकॉज नोटिस इशू करता है, एक क्लैरिफिकेशन मांगता है। उसके बाद अगर यहाँ पे 7 डेज के अंदर वो क्लैरिफिकेशन दे देता है, या अगर नहीं देता है, या अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, या अगर नहीं देता है क्लैरिफिकेशन 7 डेज के अंदर, तो वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देगा 7 वर्किंग डेज के अंदर। अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगा या अगर वो नहीं देता है तो वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देगा। बट रिजेक्ट करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम ये हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई भी यहाँ पे नहीं देता है एक्शन, जैसे 15 वर्किंग डेज या 7 वर्किंग डेज, तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे अमेंडमेंट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन चैप्टर का। धर्मादत्त हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड हैज नॉट ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम ऑफ लेवी। तो यहाँ पे धर्मादत्त वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है एंड वो ऑप्ट नहीं कर रहा है कंपोजिशन स्कीम। हिज एग्रीव्ड बाय द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो जाता है, तो वहाँ पे वो एग्रीव्ड हो जाता है एंड वो फाइल करता है नील रिटर्न बट नॉट कॉन्डक्टेड इन बिजनेस। 8 मंथ हो गया है, अभी तक कोई भी बिजनेस कॉन्डक्ट नहीं करा है, बट नील रिटर्न फाइल कर रहा है। तो वहाँ पे तो कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ से ज़्यादा अगर बिजनेस आप कॉन्डक्ट नहीं करा है तो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे ये चाहता है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन। तो आप बताइए सर्कमस्टांसेस क्या रहेगा जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर सो मोटो अपनी इच्छा में, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो कॉन्डक्ट नहीं करा बिजनेस या वायलेशन करता है प्रोविजन, या कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर जो भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए उसका 3 मंथ हो गया है, अभी तक वो रिटर्न नहीं फाइल करा है, या नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अगर 6 कंटिन्यूस पीरियड के लिए वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है, या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था बट अभी तक 6 मंथ हो गया है रजिस्ट्रेशन नहीं मीन्स बिजनेस नहीं कंडक्ट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट के रिलेटेड वो आया है, ठीक है। उसके बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन लिया है बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड में लिया है, या अगर वो वायलेशन करता है आईटीसी का जो भी प्रोविजन कंडीशन, उसके बाद मिसमैच होता है जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3 भी, या रूल नंबर 86 अगर वो वायलेशन करता है जहाँ पे वो यूटिलाइज कर रहा है 99% ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक रेडी लेजर, तो यहाँ पे कैंसिलेशन कर देगा प्रॉपर ऑफिसर अपने ओन इच्छा में। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट चैप्टर को चलते हैं, ठीक है। तो चलो चैप्टर नंबर 10 जो कि रहेगा टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसका जो भी क्वेश्चन सब कुछ हम खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप लोग। भूमिका केयर टेकर्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है एंड वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ऑन April 1st इट हैज एंटर इनटू एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विथ नॉबिन फॉर इट्स एयर कंडीशनर एंड वॉशिंग मशीन। तो वो 1 अप्रैल वो एंटर कर रहा है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, नॉबिन के साथ, फॉर एयर कंडीशनर का जो भी एंड वॉशिंग मशीन का एनुअल मेंटेनेंस के लिए। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड होगा फर्स्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड पेमेंट फॉर द सेम विल ऑल्सो बी ड्यू। पेमेंट भी दिया जाएगा ड्यू डेट ऑन हुई सर्विसेज इज रेंडर, तो पेमेंट भी ड्यू डेट में दिया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर इट इज प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑन 1 अप्रैल, जुलाई 1, अक्टूबर 1 एंड जनवरी 1 इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो भी वो सर्विस प्रोवाइड किए हैं 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी में, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पहले से था, एग्रीमेंट पहले से था। व्हेन शुड
भूमिका केयरटेकर इशू दी इनवॉइस फॉर दी सर्विसेज रेंडर। तो यहाँ पे भूमिका केयरटेकर कब इशू करेगा इनवॉइस? तो यहाँ पे ये अगर देखें, ये जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ से ज़्यादा के लिए ये सर्विसेज चल रहा है विथ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे ये 1 साल के लिए चल रहा है एंड क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेनली अगर ड्यू डेट पहले से पता होगा तो वहाँ पे ऑन और बिफोर ड्यू डेट पेमेंट होगा, मीन्स इनवॉइस इशू होगा। अगर ड्यू डेट पता नहीं होगा तो वहाँ पे जब पेमेंट होगा तो वहाँ पे इनवॉइस इशू होगा। अगर वहाँ पे इनवॉइस लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट है तो वहाँ पे जब कंप्लीशन होगा तो वहाँ पे इनवॉइस इशू होगा। तो यहाँ पे पहले से एग्रीमेंट है एंड ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज से, तो वहाँ पे जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पहले से कॉन्ट्रैक्ट में है तो वहाँ पे इनवॉइस इशू हो जाएगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इशू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वार्टरली इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि जो एक रजिस्टर सप्लायर है एंड वो रन कर रहा है एक जनरल स्टोर इन लुधियाना पंजाब में, सम ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम आर एग्जेम्प्ट व्हेयरएज सम ऑफ टैक्सेबल। तो यहाँ पे वो जो भी गुड्स सप्लाई कर रहा है सम आर एग्जेम्प्ट एंड सम आर टैक्सेबल, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम टू ऑन द फॉलोइंग इशूज। तो आपको एडवाइस देना है इन द फॉलोइंग इशूज। द जॉय इज रिक्वायर्ड टू इशू ए टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा क्या? इवन इफ द सेलिंग द गुड्स टू द एंड कंज्यूमर, तो वो अगर सेल कर रहा है गुड्स टू द एंड कंज्यूमर तो वहाँ पे भी वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इनवॉइस मेनली टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करेगा एंड आपका एग्जेम्प्टेड एंड कंपोजिशन टैक्स जो भी पेमेंट के लिए वहाँ पे उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। अगर वो दोनों में एंगेज है, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड में अगर वो एंगेज है तो वहाँ पे उसको एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड में एंगेज है तो इसलिए इसको एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा अगर वैल्यू 200 से कम है एंड रेसिपिएंट ऑन रजिस्टर है एंड रेसिपिएंट को उस टाइप का कोई भी इनवॉइस नहीं चाहिए, तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द ईच डे इशू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 200 से कम है या रेसिपिएंट अगर ऑन रजिस्टर है या रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच टाइप ऑफ इनवॉइस, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन वो इशू करेगा कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द ईच डे, ठीक है। ये आपका पार्ट ए खत्म हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 में क्या पूछा है? Joy sells some exempted as well as taxable goods valuing 5,000 to a school student. Is he mandatorily required to issue 2 separate GST document? तो यहाँ पे उसको 2 separate GST document इशू करना पड़ेगा क्या? वो स्कूल स्टूडेंट मीन्स ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को मेनली 5,000 टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट जो भी है वो तो ऑन रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे उसको एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड में एंगेज है, तो इसलिए इसको एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। एंड इस बार अमेंडमेंट आया था कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या आएगा कंटेंट। तो कंटेंट जो भी रूल नंबर आपका टैक्स इनवॉइस के लिए रूल नंबर 46 है या 54 है आपका बिल ऑफ सप्लाई के लिए या 49 है आपका स्पेशल केस में जो भी टैक्स इनवॉइस उसका जो भी कंटेंट यहाँ पे उस कंटेंट को वो ले पाएगा। मेनली अमेंडमेंट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे नो नीड सेपरेट 2 इनवॉइस इशू करने के लिए, तो वहाँ पे उसको एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। उसका थर्ड पार्ट को चलते हैं। तो यहाँ पे जॉय विशेस टू नो वेदर इट इज नेसेसरी टू शो द टैक्स अमाउंट सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइसेस इशूड टू द कस्टमर। तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम। तो यहाँ पे जॉय विशेस वो बोलता है कि वहाँ पे उसको नेसेसरी की जो भी टैक्स अमाउंट इनवॉइस में सेपरेटली शो करना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि आपका अगर देखेंगे वहाँ पे सेक्शन नंबर 1 है आपका 32, 33 है, 33 है, ठीक है। 33 सेक्शन बोल रहा है कि आपको टैक्स इनवॉइस में आपको टैक्स अमाउंट सेपरेटली इंडिकेट करना पड़ेगा। एंड दूसरा आपका जो भी रूल नंबर 46 या जो भी रूल सब है टैक्स इनवॉइस में, वहाँ पे टैक्स अमाउंट को स्पेसिफिकली सेपरेटली शो करना पड़ेगा। तो दो प्रोविजन बोल रहा है कि यहाँ पे सेपरेटली शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, जॉय को शो करना पड़ेगा टैक्स अमाउंट सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? अवतार एंटरप्राइजेस वो कानपुर है एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग एक्सक्लूसिवली इन आयुर्वेदिक मेडिसिन है फ्रॉम जुलाई 1 एंड इट्स टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर रहा है अक्टूबर 3 में। एंड फार्म अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 31 मीन्स 30 डेज के अंदर वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। 30 डेज के अंदर अप्लाई कर रहा है, तो इसलिए इफेक्टिव हो जाएगा अक्टूबर 3 जो कि जिस दिन वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है नवंबर 5 में, तो उसको एक यहाँ पे क्रॉस हो रहा है अक्टूबर 3 में एंड वो अप्लाई कर रहा है अक्टूबर 31 में। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है नवंबर 5 में। तो यहाँ पे ये 30 डेज के अंदर मेनली अप्लाई कर रहा है, तो उसको इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा अक्टूबर 3 से इफेक्टिव हो जाएगा। एंड अक्टूबर 3 से लेकर जब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा तो उस पीरियड के लिए उसको एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एंड उसके लिए पीरियड रहेगा 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपका दिसंबर 5 तक यहाँ पे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि एग्जामिन वेदर द रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड इन दिस गिवन सिनेरियो। ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इफ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अफर्मेटिव, तो वहाँ पे डिटरमाइन करिए कि पीरियड फॉर व्हिच रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा एंड लास्ट डेट अप टू व्हिच रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा। तो ऑलरेडी हम
बता चुके हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लिक होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप सही से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ इनवॉइस या डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। क्या इशू होगा? तो पहले एडवांस वो पेमेंट रिसीव हुआ है अगेंस्ट ए सप्लाई, एडवांस वो पेमेंट रिसीव किया है अगेंस्ट सप्लाई, बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड। तो एडवांस जब रिसीव किया था तो वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड के लिए रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफंड वाउचर इशू होगा, रिफंड वाउचर इशू होगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन में, गुड्स आर सेंड अप्रूवल बेसिस में फॉर सेल और रिटर्न एंड रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे कब इनवॉइस इशू होगा? तो अगर अप्रूवल बेसिस में जाता है तो वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल हुई एवर इज अर्लियर तब तक इशू करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल हुई एवर इज अर्लियर तब तक वहाँ पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद मिस्टर मोहन वो प्रोवाइड करा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू हिज क्लाइंट वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर सच सर्विसेज इज नॉट असर्टेनेबल। तो यहाँ पे ड्यू डेट नॉट असर्टेनेबल है, तो वहाँ पे नो एडवांस भी रिसीव नहीं किया है, तो वहाँ पे कब हम इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा? तो अगर ड्यू डेट पता है तो ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के दिन, अगर नहीं पता है तो वहाँ पे पेमेंट जब होगा तो वहाँ पे उस दिन या उससे पहले इशू करना पड़ेगा इन्वॉइस, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ पेमेंट और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाएंगे। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ संगरी सर्विस लिमिटेड दिल्ली का है एंड वो एक्सीड कर रहा है 20 लाख। कब एक्सीड कर रहा है? 12% नहीं है, 12 अगस्त को वो एक्सीड हो रहा है, ठीक है। 12 अगस्त को एक्सीड हो रहा है एंड वो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए 3 सितंबर में वो अप्लाई कर रहा है। तो 12 अगस्त से 3 सितंबर अगर देखें 30 डेज है, तो यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा 12 अगस्त, ठीक है। इफेक्टिव हो जाएगा 12 अगस्त। उसके बाद है ही वाज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 6 सितंबर में ग्रांट हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस संगरी सर्विसेज आज टू व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इट्स केस एंड इट हैज सॉट योर एडवाइस रिगार्डिंग पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे उसका क्रॉस हो रहा है कब? 12 अगस्त में क्रॉस हो रहा है, ठीक है। हम शॉर्ट में इसे डायग्रामेटिकली सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। उसके बाद वो अप्लाई कर रहा है 3 सितंबर में, तो यहाँ पे ये 30 डेज के अंदर अप्लाई कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है आपका 6 सितंबर में, बट यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा इस डेट से 12 अगस्त से इफेक्टिव हो जाएगा एंड यहाँ पे ग्रांट हो रहा है सर्टिफिकेट। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस पीरियड के लिए उसको एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एंड उसके लिए टाइम पीरियड है 30 डेज। तो जब ग्रांट होता है सर्टिफिकेट उससे 30 डेज है, तो यहाँ पे अप टू 6 अक्टूबर तक उसको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन और बिफोर 6 अक्टूबर, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ रिवाइज टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि जेन एंड सन इज ए ट्रेडर एंड डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम है एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड हैज अंडरटेकन फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द डे। तो ये सब कुछ सेल अंडरटेकन किए हैं। नॉन ऑफ द रेसिपेंट हैज रिक्वायर्ड टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे कोई भी रेसिपेंट को टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए। राघव ट्रेडर एक कंपोजिशन डीलर, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया एंड रेसिपेंट ऑफ सप्लाई दे दिया, अमाउंट दे दिया। तो पहला है राघव ट्रेडर है, एक रजिस्टर्ड रिटेलर है, रिटेल डीलर है एंड ये कंपोजिशन डीलर में एंगेज है। 190 रुपीज़ यहाँ पे है उसका जो भी अमाउंट है। ध्रुव एंटरप्राइजेस ऑन रजिस्टर्ड डीलर है, अमाउंट है 358। गौरव एक पेंटर है, ऑन रजिस्टर है 500 है। ओबराय और फाइनेंस एंड वो ऑन रजिस्टर एंटिटी है एंड वो 188 अमाउंट है। आराध्या एक स्टूडेंट, ऑन रजिस्टर है 158। डिटरमाइन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच एबव सप्लाई जेन एंड सेंस वो इशू करेंगे कॉन्सोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे आप कौन सा सिचुएशन बताइए कि जहाँ पे वो कॉन्सोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ना कि नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू ना करके वो एक कॉन्सोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा एट द एंड ऑफ द ईच डे। तो कॉन्सोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कब इशू करते हैं? 3 सिचुएशन अगर सेटिस्फाई करेगा। तो पहला सिचुएशन है जो अमाउंट है 200 से कम होना चाहिए, रेसिपेंट ऑन रजिस्टर होना चाहिए। तीसरा है रेसिपेंट को कोई भी ऐसे इनवॉइस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो फॉलोइंग 5 सिचुएशन में रेसिपिएंट को कोई भी ऐसे टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, नॉन ऑफ द रेसिपिएंट को नहीं चाहिए। तो थर्ड वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर देता है एंड बाकी बचा फर्स्ट एंड सेकंड। तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर देता है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड चाहिए। फर्स्ट है 200 से कम होना चाहिए एंड सेकंड है वो ऑन रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर देखेंगे ये 200 से कम है, देख लेते हैं, ये 200 से कम है एंड ये 200 से कम है एंड ये 200 से कम है, ठीक है। एंड ये तो 200 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं पहला वाला कंडीशन। अभी सेकंड वाला कंडीशन है कि ऑन रजिस्टर होना चाहिए रेसिपेंट। तो यहाँ पे ये जो राघव ट्रेडर वो रजिस्टर पर्सन है, मीन्स ऑन रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ओनली ये जो ओबराय ऑर्फनेज एंड आराध्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट 200 से कम है, ऑन रजिस्टर है एंड रेसिपेंट को कोई भी नहीं चाहिए उस टाइप का इन्वॉइस, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो गया है ये वाला क्वेश्चन का कंडीशन, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुल्तान इंडस्ट्रीज दिल्ली का है एंड वो एंटर कर रहा है इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रकाश एंटरप्रेन्योर के साथ वो एंटर कर रहा है दिल्ली फॉर स्पेयर पार्ट ऑफ मशीन। 7 सितंबर में वो स्पेयर पार्ट सप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट में आते हैं। उसके बाद स्पेयर पार्ट वे आर पुट टू बी डिलीवर कब होता है? 30 सितंबर में स्पेयर पार्ट डिलीवर हो रहा है। सुल्तान इंडस्ट्री रिमूव दी फिनिश स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री 29 सितंबर में वो क्या कर रहा है? वहाँ पे रिमूव कर रहा है। रिमूव कर रहा है कब? 29 सितंबर में रिमूव कर रहा है। डिटरमाइन दी डेट
बाय हुइच इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय द सुल्तान इंडस्ट्रीज अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे आप डिटरमाइन करिए डेट, कब तक वो इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा सुल्तान इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स के टाइम इन्वॉइस कब इशू करते हैं, अगर वो रिमूव कर रहा है, मीन्स मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरा प्लेस को, तो वहाँ पे इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिमूवल, ठीक है, एट द डेट ऑफ रिमूवल। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे वो मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वो स्पेयर पार्ट्स सप्लाई कर रहा है, तो मूव कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिमूवल, हम यहाँ पे इन्वॉइस इशू करेंगे। तो रिमूवल कब हो रहा है, तो रिमूवल हो रहा है 29 सितंबर, तो यहाँ पे इन्वॉइस इशू होगा ऑन और बिफोर 29 सितंबर, ठीक है, ऑन और बिफोर 29 सितंबर इन्वॉइस इशू होगा, ठीक है, 29 सितंबर। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है द एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ सामग्री सर्विसेज। ये तो किए हैं, ये क्वेश्चन अभी करके आए हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वही रिवाइज टैक्स इनवॉइस वाला क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे भी सेम है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेडिसिन ये वाला पिंक एंटरप्राइज सेम क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, खत्म कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला भी खत्म कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले में रिफंड वाउचर इशू होगा, पहले रिफंड वाउचर इशू होगा, दूसरा है टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल इशू होगा इनवॉइस। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ सर्विसेज नॉट असर्टेनेबल है, तो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट इशू होगा इनवॉइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कॉमन क्वेश्चन जो है वहाँ पे सिंपल, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे दिया है कि श्याम फैब्रिक्स वो ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन लेवी स्कीम इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर में, वो ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम। इट हैज़ अप्रोच यू फॉर एडवाइस वेदर इट इज़ मैंडेटरी फॉर इशू टैक्स इनवॉइस। तो ये आपको अप्रोच कर रहा है कि उसको मैंडेटरी टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे एडवाइस देना पड़ेगा उसको उसके लिए। तो यहाँ पे अगर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज, तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बट अगर वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है या कंपोजिशन स्कीम में अगर एंगेज है, तो वहाँ पे उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कंपोजिशन स्कीम में एंगेज है, तो उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ना कि टैक्स इनवॉइस, ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ेगा, उसका बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पे दिया है कि डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इशुएंस ऑफ रिफंड वाउचर। तो रिफंड वाउचर इशू करने का प्रोविजन बताइए। तो रिफंड वाउचर कब इशू होगा, अगर कोई भी आप एडवांस रिसीव करते हैं, बट वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे आप एक्चुअली सप्लाई नहीं कर रहे हैं सब्सिक्वेंटली, तो वहाँ पे आपको रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रिसीव कर रहे हैं एडवांस वाउचर, ठीक है, तो वहाँ पे रिसीव वाउचर इशू करेंगे, बट सब्सिक्वेंटली अगर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो नो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को उसको एक रिफंड जब करेगा, उसको एक रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यहाँ पे दिया है कि इज ए रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 एक्ट सीजीएसटी एक्ट का रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस डिस्कस द रिलेवेंट प्रोविजन। तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन वो आरसीएम में अगर कोई भी टैक्स पेमेंट करता है, ठीक है, कोई भी ऑन रजिस्टर सप्लायर, तो यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 बोल रहा है, मेनली अगर आप ऑन रजिस्टर सप्लायर से अगर कुछ रिसीव करेंगे, तो वहाँ पे मेनली रेसिपिएंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, तो वहाँ पे उसको एक इन्वॉइस इशू करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली सेल्फ इन्वॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी रेसिपिएंट आरसीएम में अगर कोई भी रिसीव करेगा ऑन रजिस्टर सप्लायर से, तो उसको एक सेल्फ इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि सुभाषिनी लिमिटेड वो एग्रीड टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मधु एंटरप्राइजेस इन द मंथ ऑफ मे और व्हिच इट रिसीव एडवांस 1 लाख रिसीव कर रहा है एडवांस 20 अप्रैल को, ठीक है, फ्रॉम मधु एंटरप्राइजेस से। सब्सिक्वेंटली इन द मंथ ऑफ मे बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिस सेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी कैंसल। तो बिफोर दी सप्लाई होने से पहले जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है ओइंग टू सम इन एडवर्टेंट सर्कमस्टांसेस, तो वहाँ पे अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से वहाँ पे वो कैंसिल हो जाता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर Subhasini has issued the invoice for advance received in April itself and has paid the GST thereon। तो वहाँ पे सुभाषिनी पहले से वो जब एडवांस पेमेंट किया था, तो वहाँ पे वो क्या किया था, इन्वॉइस इशू कर दिया था एंड वहाँ पे वो जीएसटी भी पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ पे यू आर द कंसल्टेंट ऑफ द सुभाषिनी, प्लीज एडवाइस वेदर इट कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड और इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द टैक्स लाइबिलिटी इन इट्स रिटर्न। तो यहाँ पे आप टैक्स कंसल्टेंट ऑफ दी सुभाषिनी लिमिटेड है, आपको बताना है कि यहाँ पे उसको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा क्या, जो भी टैक्स पेमेंट किया है, या एडजस्टमेंट कर देगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है उसके पास। पहले तो वो क्या कर सकता है, क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, जो भी वो पेमेंट किया है टैक्सेस उसके लिए वो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है एंड वहाँ पे वो जो अगर कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसका है, तो उसके साथ सेटअप कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है। तो क्रेडिट नोट इशू करके वो एडजस्ट कर सकता है, वहाँ पे कोई भी रिफंड क्लेम करने के लिए नहीं पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन। उसके बाद अगर उसका कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं देने वाला है, उसका कोई भी लाइबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट को देने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उसको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा और क्या, रिफंड एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है या नहीं है। अगर होगा तो वहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करके एडजस्ट कर देगा, अगर नहीं होगा तो उसको तो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। यही है प्रोविजन और कुछ अलग से नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि
यहाँ पे डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इशुएंस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट। तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, तो क्रेडिट नोट मेनली आपका टैक्स एंड वैल्यू घटाने के लिए क्रेडिट, पहले डेबिट नोट दिया है ना, तो पहले वैल्यू बढ़ाने के लिए डेबिट नोट इशू होता है, बट क्रेडिट नोट घटाने के लिए इशू होता है, ठीक है, टैक्स एंड वैल्यू। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल टैक्स या वैल्यू अगर 100 रुपीज़ एक्चुअली, ठीक है, 100 रुपीज़ एक्चुअली होना चाहिए था, बट वो एक्चुअली 80 रुपीज़ एक्चुअली वो आया है, ठीक है, 80 रुपीज़ आया है, तो वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, 20 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 100 रुपीज़ होगा। तो वहाँ पे जो 20 रुपीज़ के लिए उसको एक डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। यहाँ पे वो वैल्यू के साथ हो सकता है या टैक्स के साथ हो सकता है, तो डेबिट नोट वहाँ पे इशू होता है। मीन्स जो भी सप्लायर अगर इरोनियसली अगर वैल्यू अगर डिक्लेयर करता है लेस, मीन्स वो 80 रुपीज़ अगर डिक्लेयर कर रहा है, बट एक्चुअली उसका वैल्यू है ज़्यादा है जो कि 100 रुपीज़, या अगर वो टैक्स कम देता है जो भी एक्चुअल है, या क्वांटिटी जो भी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट वो अगर मोर देन द अमाउंट डिक्लेयर इन द टैक्स इनवॉइस या अदर सिमिलर रीजन में, तो वहाँ पे वो ये जो डेबिट नोट इशू करेगा, ठीक है, डेबिट नोट इशू करेगा। उसका क्रेडिट नोट कब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली है 80 रुपीज़ बट टैक्स चार्ज हो गया है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ से 20 रुपीज़ घटाने के लिए हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो मेनली घटाने के लिए यूज़ करते हैं क्रेडिट नोट टैक्स या अमाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट नोट यहाँ पे इशू होगा अगर कोई भी डिक्लेयर जो भी वैल्यू है वो अगर मोर देन हो जाता है एक्चुअल वैल्यू से, या डिक्लेयर जो भी टैक्स है वो अगर हायर रेट हो जाता है जो भी एक्चुअल टैक्स रेट, या रेसिपिएंट अगर यहाँ पे क्या करता है क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट अगर वो लेस देन जो भी एक्चुअल क्वांटिटी उससे अगर लेस देन कम क्वांटिटी में अगर रिसीव करता है, या अगर जो भी क्वालिटी ऑफ द गुड्स अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे अगर वो रेसिपिएंट क्या करता है रीइंबर्समेंट कर देता है, मीन्स लौटा देता है, रिटर्न कर देता है, तो वहाँ पे उसको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। यही है उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ पे दिया है कि अन इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जनवरी में इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रहा है, ट्रेड एग्जीबिशन। उसके बाद आयत नियत एक्सपोर्ट हाउस जो कि अन्य है वो पार्टिसिपेटेड इन इट, वो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें। उसके बाद वो इंटेंड कर रहा है कि 100 यूनिट टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करने के लिए, मीन जो मैन्युफैक्चरिंग किया है उसके बाद वो उसको सप्लाई करने के लिए यूएसए को फॉर डिस्प्ले इन दिस साइड एग्जीबिशन, तो डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पे साइड एग्जीबिशन में, ठीक है। उसके बाद अन्य है इज ऑफ द व्यू डैट द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन इज ए जीरो रेटेड सप्लाई, हाउएवर द टैक्स एडवाइजर डज नॉट कॉन्कर विथ इट्स व्यू, एग्जामिन वेदर द व्यू ऑफ द अन्य है वो करेक्ट या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे वो सेंड कर रहा है आउटसाइड इंडिया यूनाइटेड स्टेट को सेंड कर रहा है अन्य है, ठीक है, कितना यूनिट 100 यूनिट है, ठीक है, एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने के लिए। तो उसको वो बोल रहा है कि जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई बोल रहा है, अन्य बोल रहा है, बट उसका टैक्स एडवाइजर मना कर रहा है कि ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जब डिस्प्ले करने के लिए 100 यूनिट हम सेंड किए हैं आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ पे तो हम कोई भी ऐसे टैक्स पेमेंट नहीं किए हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्सिडरेशन तो नहीं है, ठीक है, हम फ्री में डिस्प्ले कराने के लिए सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कॉन्सिडरेशन नहीं है, तो कॉन्सिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं होगा तो जीरो रेटेड सप्लाई कैसे होगा, सिंपल, पहले जीरो रेटेड सप्लाई के लिए सप्लाई होना चाहिए, बट यहाँ पे सप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि कॉन्सिडरेशन नहीं है, ठीक है, तो ये सप्लाई नहीं होगा एंड जीरो रेटेड सप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी अन्य बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ठीक है, अन्य जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो इनकरेक्ट बोल रहा है, यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई नहीं होगा क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई के लिए सप्लाई होना चाहिए। ये है पहला क्वेश्चन का आंसर, तो इनकरेक्ट है। उसके बाद assuming that अन्य could not sell any goods at the exhibition and bring back 100 units to India in February और second situation in August, ठीक है। तो यहाँ पे आज्यूम करिए कि अन्य है वो कोई भी सेल नहीं कर पाया एग्जीबिशन में एंड वो रिटर्न हो जाता है इंडिया को, पूरा 100 यूनिट्स रिटर्न हो जाता है। 1 फरवरी में अगर रिटर्न होगा क्या होगा, अगर वो अगस्त में होता है तो वहाँ पे क्या होगा। उससे पहले यहाँ पे दिया है कि डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस इफ एनी ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट केस में, आपको पहले रिक्वायरमेंट ऑफ इनवॉइस देखना पड़ेगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ इनवॉइस पहले जो 100 यूनिट जाएगा इंडिया के बाहर, तो वहाँ पे तो कोई भी टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए क्योंकि सप्लाई नहीं होगा, तो टैक्सेबल सप्लाई अगर होगा तभी टैक्स इनवॉइस इशू होगा ना। अगर टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं हो रहा है, सप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे इनवॉइस कैसे इशू होगा, तो वहाँ पे इनवॉइस इशू नहीं होगा। जब वो जाएगा 100 यूनिट तो वहाँ पे डिलीवरी चालान के थ्रू जाएगा, ठीक है, वहाँ पे डिलीवरी चालान के थ्रू वो जाएगा 100 यूनिट, तो वहाँ पे कोई भी टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगर वो 100 यूनिट रिटर्न आ जाता है, अगर 100 यूनिट रिटर्न आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, तो जब हम अप्रूवल बेसिस में सेंड करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ पे कब हम मानेंगे कि सप्लाई होगा, तो वहाँ पे इनवॉइस इशू होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल व्हिच एवर इज अर्लियर, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई तो नहीं हुआ है तो 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल देखेंगे, तो रिमूव कब हुआ है, तो रिमूव हुआ है जनवरी मंथ में, ठीक है, जनवरी मंथ में गया है रिमूव हुआ है, तो उसका 6 मंथ के अंदर अगर चलाएगा तो वहाँ पे तो सप्लाई नहीं होगा, तो कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर वो फरवरी में आ जाएगा 6 मंथ के अंदर, क्योंकि जनवरी से फरवरी 1 मंथ है जो कि 6 मंथ के अंदर चला आता है, तो वहाँ पे तो कोई भी सप्लाई नहीं होगा, कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा। बट अगर सेकंड सिचुएशन में अगर वो अगस्त में आता है, रिटर्न आता है 100 यूनिट, तो वहाँ पे 6 मंथ ऑलरेडी एलैप्स हो चुका है, तो वहाँ पे उसको एक टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा क्योंकि वो सप्लाई बन जाएगा टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, सब क्वेश्चन बहुत पूछा है इसके अंदर, ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया, अभी भी क्वेश्चन है, समझ आ गया। उसके बाद पूछा है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ अन्य वो सेल कर रहा है 65 यूनिट्स ऑफ द टैक्सेबल गुड्स इन यूएसए एग्जीबिशन,
ऑन डिफरेंट डेट इन जनवरी एंड रिमेनिंग 35 यूनिट वो ब्रॉड बैक हो रहा है 31 जनवरी में. द टैक्स एडवाइजर ऑफ अनेहा एडवाइजेस अनेहा दैट द एक्सपोर्ट ऑफ 65 यूनिट्स क्वालिफाई हो जाएगा जीरो डेट सप्लाई के लिए एंड इट शुड अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ अन यूटिलाइज ITC इन द सेम एंड एग्जामिन द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द टैक्स एडवाइजर एडवाइस. तो यहाँ पे अगर अनेहा वहाँ पे 65 यूनिट्स अगर सेल कर देता है, टैक्सेबल सेल कर देता है एग्जीबिशन में, तो वहाँ पे जितना भी सेल हो जाता है एंड ये जनवरी मंथ में सेल हो रहा है, मीन्स 6 मंथ के अंदर सेल हो जाता है, तो यहाँ पे जितना भी सेल हो जाता है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे. वहाँ पे वो टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा, टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा एंड वो सप्लाई बन जाएगा. एंड अगर वो सप्लाई बन जाता है, टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा, तो उसको हम एक्सपोर्ट मानेंगे. ठीक है, एक्सपोर्ट मानेंगे क्योंकि आउटसाइड इंडिया में वो सोल्ड हो रहा है, तो उसको हम एक्सपोर्ट मानेंगे. अगर एक्सपोर्ट होगा तो उसको हम मानेंगे जीरो रेटेड सप्लाई. ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे. ठीक है, वहाँ पे वो रिफंड क्लेम कर देगा, रिफंड क्लेम करेगा ऑन यूटिलाइज ITC या वो मेनली अंडर LUT, या मेनली तो वो जब सेंड किया था तो वहाँ पे तो कोई भी LUT या बॉन्ड के थ्रू सेल नहीं किया था, क्योंकि वो 100 यूनिट गया था, ऐसे फ्री में गया था, तो वहाँ पे तो कोई भी बॉन्ड या LUT सप्लाई नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे वो रिफंड कर सकता है. ठीक है, आइदर वो बॉन्ड या LUT इशू कर सकता है या वो रिफंड क्लेम कर सकता है. बट यहाँ पे बॉन्ड या LUT वो इशू नहीं किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे वो क्या करेगा, ऑन यूटिलाइज ITC वो क्लेम कर देगा. बट यहाँ पे जो 35 यूनिट्स रिमेनिंग चला आता है, कब रिमेनिंग आ जाता है 31 जनवरी, मीन्स विद इन 6 मंथ चला आता है रिटर्न, तो उसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे एंड यहाँ पे कोई भी इन्वॉइस इशू नहीं होगा. ठीक है, तो 65 को हम मानेंगे जीरो रेटेड सप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एडवाइजर बोल रहा है टैक्स एडवाइजर, तो वो करेक्ट बोल रहा है. ठीक है, करेक्ट बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है बट बहुत उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया है, 6-7 क्वेश्चन पूछ लिया है. ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है. यहाँ पे पूछा है कि एनुमरेट द सप्लायर्स टू होम डायनामिक QR रेस्पॉन्स कोड. ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स कोड जिसको डायनामिक QR कोड बोलते हैं, इज नॉट एप्लीकेबल. तो कहाँ पे ये डायनामिक QR कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होगा अगर हम ऑन रजिस्टर पर्सन को इशू करते हैं. तो डायनामिक QR कोड कब चाहिए, अगर कोई पर्सन उसका टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड, तो वहाँ पे डायनामिक QR कोड इशू करना पड़ेगा इनवॉइस के साथ. बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन क्या क्या है देख लेते हैं, जहाँ पे डायनामिक QR कोड नहीं लगेगा. ठीक है, डायनामिक QR कोड नॉट एप्लीकेबल. पहला है जो भी इंश्योरर या बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC या GTA, अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दे रहा है, या सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, या कोई भी पर्सन अगर वो सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन ए मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, या सप्लायर ऑफ OIDR सर्विसेज या एक्सपोर्ट के टाइम, या अगर कोई भी इन्वॉइस अगर उसमें UIN है. ठीक है, तो वहाँ पे नहीं चाहिए. ठीक है, वहाँ पे नहीं चाहिए. UIN मीन्स जो भी एम्बेसी है, हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट है, ट्रेड रेगुलेशन है, तो वहाँ पे नहीं चाहिए ये डायनामिक QR कोड का रिक्वायरमेंट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि स्टेट द कंप्लायंस विद द डायनामिक QR कोड रिक्वायरमेंट इन सर्टेन केसेस. तो केस नंबर 1 दिया है कि इफ द सप्लायर प्रोवाइड्स और डिस्प्ले डायनामिक QR code but the customer opt to make payment without using dynamic QR code and the supplier provide the क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट विदाउट यूज ऑफ डायनामिक QR कोड ऑन द इनवॉइस. तो यहाँ पे सप्लायर वो डिस्प्ले किया था डायनामिक QR कोड. ठीक है, बट कस्टमर वो ऑप्ट किया था कि मेक पेमेंट विदाउट डायनामिक QR कोड, वो पेमेंट किया है एंड वहाँ पे सप्लायर क्रॉस रेफरेंस दे देता है कि इतना आया है आपका थ्रू UPI या कोई भी अदर देन कैश मोड में आया है एंड इतना कैश मोड में आया है. अगर वहाँ पे सप्लायर अगर वो क्या कर देता है, वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस दे देता है, तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे वो डायनामिक QR कोड का रिक्वायरमेंट मान लिया है. ठीक है, डायनामिक QR कोड का रिक्वायरमेंट मान लिया है, कंप्लाई कर दिया है, अलग से उसको नहीं करना पड़ेगा कंप्लाई. उसके बाद केस नंबर 2 में दिया है कि इफ सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू कस्टमर एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट and where though dynamic QR code is not displayed but the details of the merchant as well as transactions are displayed and captured otherwise. तो यहाँ पे अगर सप्लायर अगर वो दे देता है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू इतना आया है, वो अगर क्रॉस रेफरेंस दे देगा, तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे डायनामिक QR कोड का रिक्वायरमेंट मान लिया है. बट अगर यहाँ पे अगर आफ्टर जनरेशन ऑफ इनवॉइस या आफ्टर जनरेशन ऑफ इनवॉइस या डायनामिक QR कोड के बाद अगर वो पेमेंट करेगा, तो वहाँ पे उसको अलग से कंप्लाई करना पड़ेगा डायनामिक QR कोड का रिक्वायरमेंट. ठीक है, अगर पेमेंट करता है आफ्टर जनरेशन या इशुएंस ऑफ इनवॉइस, तो वहाँ पे सप्लायर को डायनामिक QR कोड ऑन द इनवॉइस डालना पड़ेगा, मीन्स रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये क्वेश्चन हम किए थे कहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में किए थे. ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में किए थे, बट वहाँ पे एक पॉइंट था डायनामिक QR कोड के रिक्वायरमेंट के रिलेटेड, तो इसलिए यहाँ पे हम डाल दिए. फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है ये सन्मति एंड वो रिसीव करा है एक मशीनरी फॉर रिपेयर के लिए इन इट्स वर्कशॉप, जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, फ्रॉम Mitsubishi लिमिटेड, जो कि मैं बताया था, याद आ गया होगा, एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन जापान का है एंड वो रिपेयर के लिए कैरिड आउट होता है कहाँ पे, सन्मति एंटरप्राइजेस में वो कैरिड आउट होता है. सन्मति इंडस्ट्रीज में वो रिपेयर काम हो रहा है एंड वो भी जो भी रुपीज़ में रिसीव हो रहा है फॉरेन करेंसी में एंड जो भी कंसिडरेशन एंड वो रिटर्न कर रहा है
मित्सुबिशी क्यों, आफ्टर बीइंग यूज फॉर सम टाइम। तो मैं बोला था अगर इंडिया में यूज हो रहा है तो वहाँ पे हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में मानेंगे, क्योंकि एक्चुअल जहाँ पे रिपेयर हो रहा है फिजिकली तो वहाँ पे मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर विदाउट यूज अगर हम सेंड कर देंगे आउटसाइड इंडिया को तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे यूज हो रहा है तो इसलिए इंडिया में मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, इंडिया में मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई एंड यहाँ पे कोई भी आपका एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन था, उसके बाद यहाँ पे जब वो इन्वॉइस इशू करेगा तो वहाँ पे सनमत इंडस्ट्रीज अप्रोचेस यू वेदर डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट चाहिए क्या, तो यहाँ पे डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट चाहिए क्या, तो आपको एडवाइस देना पड़ेगा, ठीक है। एंड मित्सुबिशी वो रजिस्टर इंडिया में नहीं है एंड यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द सनमत इंडस्ट्रीज 550 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो हम देखे थे कि ये डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट कब आएगा, अगर कोई भी रेसिडेंट इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन उसका टर्नओवर अगर वो 500 करोड़ से ज़्यादा होगा 17-18 के बाद, तो वो जब ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो वहाँ पे इनवॉइस में उसको डायनामिक क्यूआर कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट लग जाएगा क्योंकि ये 500 करोड़ से ज़्यादा है एंड यहाँ पे रेसिपेंट ऑन रजिस्टर है, तो यहाँ पे डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे एक सर्कुलर आया था कि अगर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया में है एंड रेसिपेंट अगर आउटसाइड इंडिया में है तो वहाँ पे डायनामिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो रेसिपेंट को नहीं चाहिए डायनामिक क्यूआर कोड लेकर वो क्या करेगा, तो इसलिए डायनामिक क्यूआर कोड वहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये सिचुएशन में डायनामिक क्यूआर कोड नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद चलो चलते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर को चलते हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड यूएबल चैप्टर को चलते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो चलो चैप्टर नंबर 11 शुरू कर देते हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड यूएबल, ठीक है, यूएबल चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एसएल ग्रुप्स वो स्टार्टेड किया है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस इट अबाउट द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय इट अंडर सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1 में क्या क्या रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको प्रोडक्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई का, स्टॉक ऑफ गुड्स का एंड टैक्स कितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा एंड कितना आईटीसी अवेल होता है, ठीक है, ये सब डिटेल एंड एनी अदर डिटेल सब कुछ रखना पड़ेगा, कितना आईटीसी अवेल है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना पेबल है एंड अदर पर्टिकुलर सब कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स है, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई है, आईटीसी अवेल है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेबल है एंड आपका अदर पर्टिकुलर्स आज में भी प्रिस्क्राइब। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सेम है। Mr. Bala एक रजिस्टर्ड पर्सन है एट चेन्नई, वांट्स टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू जीएसटी, एडवाइस हिम अबाउट द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन अंडर सेक्शन नंबर 35, क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा। सेम है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु एंटरप्राइजेस एक सप्लायर ऑफ गुड्स है एंड उसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर में, टर्नओवर क्रॉस कर रहा है 2 करोड़। डिस्कस वेदर सिंधु एंटरप्राइजेस इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट अंडर द जीएसटी लॉ। तो उसका जो भी टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है करेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो डिस्कस करिए कि तो उसको अकाउंट्स जो भी ऑडिट करना पड़ेगा क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू। यस, सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 5 में अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन का अकाउंट्स ऑडिट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिट करना पड़ेगा उसका अकाउंट्स, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन सब कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्लेन दी प्रोविजन रिलेटिंग टू पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स आज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 36। तो यहाँ पे रिटेंशन कितना पीरियड तक हम करेंगे रिटेंशन, तो यहाँ पे मेनली 72 मंथ करेंगे, ठीक है, 72 मंथ तक मीन्स 6 ईयर तक यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। बट 72 मंथ या 6 ईयर कहाँ से लेंगे, जो भी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट तक जो कि 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उससे 6 ईयर तक उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी उसके ऊपर चल रहा है प्रोसीडिंग्स, तो वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन या डिमांड रिकवरी का प्रोसीडिंग्स या कोई भी प्रोसीडिंग्स जब फाइनल डिस्पोजल होगा उसका एक्सेल और ये जो 6 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज लैटर, तब तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर उसके ऊपर कोई भी चल रहा है अपील या रिवीजन चल रहा है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम द फाइनल डिस्पोजल, ठीक है, और 72 मंथ नहीं दिया है बट 1 ईयर और द पीरियड स्पेसिफाइड अबव, पीरियड स्पेसिफाइड अबव मीन 72 मंथ व्हिच एवर इज लेटर, ठीक है, तब तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सेम दिया है माला सर्विस लिमिटेड एक सप्लायर ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है एंड ये अप्रोच कर रहा है आपको, असर्टेन करिए कि पीरियड फॉर व्हिच बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रिकॉर्ड्स नीड टू बी मेंटेन। तो यहाँ पे आपको वो अप्रोच कर रहा है कि कब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, वही 72 मंथ एंड अगर उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या रिवीजन चल रहा है तो वहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम द फाइनल डिस्पोजल और 72 मंथ व्हिच एवर इज लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है सब एक जगह डाल दिए, तो इसलिए सिमिलर क्वेश्चन
एक जगह चला आता है जो भी सिमिलर क्वेश्चन सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि स्वाद रेस्टोरेंट वो ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, डिस्कस द रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट मेंटेन बाय द सप्लायर। तो यहाँ पे ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, तो यहाँ पे आप डिस्कस करिए कि वो कंपोजिशन स्कीम में मेनली ऑप्ट कर रहा है स्वाद रेस्टोरेंट, तो आप यहाँ पे उसको बताइए कि कौन सा रिकॉर्ड उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। मेनली जो भी रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना पड़ता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो लिया है उसको कंपोजिशन स्कीम जो भी ऑप्ट करता है उसको सेम सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, बट दो चीज़ कंपोजिशन टैक्स पेयर को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। पहला चीज़ है उसको कोई भी टैक्स का डिटेल्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, दूसरा है स्टॉक्स का डिटेल, ये दोनों का डिटेल्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। पहला है स्टॉक्स का डिटेल एंड डिटेल्स ऑफ टैक्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। मेनली सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिया है उसको जो भी मेंटेन करना पड़ेगा, कंपोजिशन लेवी जो लिया है उसको वही मेंटेन करना पड़ेगा, बट स्टॉक का डिटेल एंड टैक्स का डिटेल मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। स्टॉक में क्या क्या सब रिकॉर्ड रहता है, जैसे कितना गुड्स रिसीव हुआ है, सप्लाइड हुआ है, या जो भी पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस रिसीव कितना हुआ है, सप्लाई हुआ है कितना, लॉस स्टोलन डिस्ट्रॉयड कितना हुआ है, रिटर्न अप कितना हुआ है, एंड डिस्पोज ऑफ कितना हुआ है, या गिफ्ट फ्री सैंपल में कितना दिया हुआ है, एंड बैलेंस कितना रह गया है, रॉ मेटल वाइज, फिनिश गुड्स वाइज, या स्क्रैप वेस्टेज सब कुछ वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स में क्या क्या रहता है, जो भी अकाउंट्स कॉन्टेनिंग डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेबल, जो भी टैक्स पेबल अंडर आरसी में वो भी आ जाएगा, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितना पेड हुआ है, आईटी से कितना अवेल हुआ है, कितना क्लेम हुआ है, कितना यूटिलाइज हुआ है, कितना वो रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस में हुआ है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवर चालान के थ्रू कितना टैक्स सब मिला है, सब कुछ यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, बट कंपोजिशन टैक्स पेयर को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 अलग है। एबीसी मैन्युफैक्चरर है एंड वो एंगेजेस राघव एंड सन को एक एजेंट टू सेल गुड्स ऑन इट्स बिहाफ। तो यहाँ पे वो एबीसी मैन्युफैक्चरर वो एंगेज कर रहा है राघव एंड सन को सेल करने के लिए उसके बिहाफ में, ठीक है। फॉर द पर्पज एबीसी मैन्युफैक्चरर वो सप्लाई कर रहा है द गुड्स टू राघव एंड सन्स, तो उसके लिए वो सप्लाई कर रहा है गुड्स राघव एंड सन्स जो कि लोकेटेड इन हरियाणा है। तो यहाँ पे एन्यूमरेट करिए कि क्या क्या अकाउंट्स रिक्वायर टू बी मेंटेन बाय राघव एंड सन्स एज पर रूल नंबर 56 क्लॉज 11 के हिसाब से मेनली एजेंट को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो 5 चीज़ यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। पहले तो जो भी ऑथराइजेशन मिला है इच प्रिंसिपल का वो ऑथराइजेशन रखना पड़ेगा, कितना वो गुड्स सप्लाई कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका पर्टिकुलर्स, उसका क्वांटिटी सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड कितना रिसीव हुआ है एंड कितना इशू हुआ है उसका सब कुछ डिटेल्स रखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है कि जो भी सब कुछ स्टेटमेंट वो सबमिट किया है इच प्रिंसिपल उसका डिटेल्स रहेगा। और उसके बाद चौथा रहेगा कि यहाँ पे कितना वो टैक्स पेमेंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ इच प्रिंसिपल, ठीक है, इस प्रिंसिपल के बिहाफ में कितना टैक्स पेमेंट किया है। उसके बाद वो कितना गुड्स रिसीव किया है, ठीक है, कितना है वहाँ पे, ठीक है, कितना वो गुड्स रिसीव किया है एंड डिटेल्स अकाउंट्स फर्निश, एंड यहाँ पे कितना गुड्स रिसीव किया है एंड कितना वो पेमेंट किया है, ये सब कुछ डिटेल 5 डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी नीड नॉट मेंटेन सर्टेन रिकॉर्ड्स, क्या क्या मेंटेन नहीं करना पड़ेगा जो भी कंपोजिशन लेवी में एंगेज होता है। वही 2 रिकॉर्ड है, पहला है स्टॉक का रिकॉर्ड, दूसरा है टैक्स का रिकॉर्ड, ठीक है, वही है, डिटेल सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि यहाँ पे वेदर द ट्रांसपोर्टर हु आर नॉट रजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन इफ एनी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स अंडर GST। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टर है वो ऑन रजिस्टर है, तो यहाँ पे उसको कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, क्या रिकॉर्ड सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो भी ट्रांसपोर्टर है वो ऑन रजिस्टर है तो भी उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगा, तो पहले वो GST कॉमन पोर्टल में वो जब सबमिट करेगा तो वहाँ पे उसको एक UEN नंबर आएगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर आएगा, जिसके थ्रू वो सब कुछ डिटेल्स रिकॉर्ड करेगा, जैसे कॉन्साइनर कॉन्साइन का उनका अगर वो रजिस्टर है उनका GST एंड जो भी सब कुछ गुड्स डिलीवर कर रहा है ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब कुछ वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया है कि अदर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन वो भी मेंटेन करना पड़ेगा क्या रिकॉर्ड, हाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन जैसे ओनर ऑपरेटर ऑफ एनी वेयर हाउस या गोडाउन उनको भी सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो ऑन रजिस्टर हो तो भी उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है, ट्रांसपोर्टर वो अगर नॉट रजिस्टर है तो वहाँ पे वो ऑप्टेन करेंगे एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर है GST कॉमन पोर्टल एंड मेंटेन करेंगे जो भी रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड या डिलीवर्ड या गुड्स स्टोर इन ट्रांजिट एलॉन्ग विद GST ऑफ द कॉन्साइनर एंड कॉन्साइनी। उसके बाद एवरी ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस गोडाउन और एनी अदर प्लेस वो स्टोर जब करेंगे गुड्स तो वो भी सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इवन इफ ऑन रजिस्टर हो तो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है लिस्ट एनी 4 रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय एजेंट, एजेंट को क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, वही बोल चुका हूँ, पहले उनको ऑथराइजेशन मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरा है जो भी पर्टिकुलर सब इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी जो भी वो क्या कर रहे हैं, जो भी वो पहले रिसीव कर रहे हैं एंड जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं, तीसरा है जो भी अकाउंट्स, चौथा है जो भी अकाउंट्स फर्निश कर रहे हैं एंड पांचवा है जो भी टैक्स पेमेंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद है इज देयर एनी स्पेसिफिक सेटअप रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय दी वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो भी प्रोवाइड कर रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसको कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा क्या, ऑब्वियसली उसको जो भी जिसके बिहाफ में वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसका नेम एंड एड्रेस रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
दूसरा है यहाँ पे जो भी क्वांटिटी वो सब कुछ रिसीव किया है, वैल्यू क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन जितना रिसीव किया है उसका रिकॉर्ड रखेगा। उसके बाद जितना वो यूटिलाइज किया है उसका रिकॉर्ड रखेगा। उसके बाद कितना वो अमाउंट रिसीव कर रहा है, मीन्स पेमेंट रिसीव कर रहा है, उसका डिटेल रहेगा। उसके बाद जो भी सप्लायर जिससे वो सब कुछ रिसीव कर रहा है उसका डिटेल भी रहेगा। ठीक है, पहला जो भी वो रिसीव किया है क्वांटिटी उसका डिटेल्स रहेगा। उसका जो भी वो यूटिलाइज किया है उसका वैल्यू क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन रहेगा। उसके बाद जो भी डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव किया है उसका डिटेल रहेगा। उसके बाद नेम एड्रेस ऑफ दी जो भी सप्लायर है जिससे वो रिसीव किया है उसका डिटेल्स रहेगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि सिंधी टॉय मैन्युफैक्चरर वो रजिस्टर पंजाब में है एंड वो सोल्ड करा है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज टू है रिटेल ट्रेलर सेलर इन गुजरात। ठीक है, वैल्यू है 48,000 है एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%। नाउ इट्स वांट टू मेनली एक रिटेल ट्रेडर है, ये मेनली गुड्स सप्लाई किया है 48,000 का। ठीक है, एंड एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18% है। कॉन्साइनमेंट ऑफ सच टॉयज टू रिटेल सेलर गुजरात में वो सेंड करना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर ऑन द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर को इन द फॉलोइंग इशूज। पहला है वेदर यूए बिल इज मैंडेटोरली रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सच मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे यूए बिल मैंडेटोरली रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, यूए बिल यहाँ पे मैंडेटोरी है क्या? तो वो मैंडेटरी हो जाएगा अगर 50,000 से ज़्यादा होगा। ठीक है, चाहे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करे या टैक्सेबल सप्लाई किए या नॉन सप्लाई करे, तो भी वहाँ पे अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे यूए बिल कंपलसरी बन जाएगा इंक्लूडिंग टैक्सेस, बट उसमें एग्जाम सप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, टैक्स इंक्लूड होगा बट एग्जाम सप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, एंड दूसरा चीज़ अगर वो जॉब वर्क इंटरस्टेट जॉब वर्क कर रहा है, ठीक है, जॉब वर्क के लिए सेंड कर रहा है इंटरस्टेट, तो वहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। एंड दूसरा है अगर वो कोई भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है एंड वहाँ पे जो भी सप्लायर या रेसिपेंट कोई भी अगर वहाँ पे वो जॉब वर्कर के पास जब सेंड करेगा तो वहाँ पे सप्लायर या रेसिपेंट कोई भी रजिस्टर होना चाहिए एंड इंटरस्टेट अगर होगा तो वहाँ पे कंपलसरी बन जाएगा। इवन एक भी रुपया होगा तो वहाँ पे यूए बिल कंपलसरी बन जाएगा। उसके बाद अगर वो सेंड करेगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट तो वहाँ पे भी कंपलसरी बन जाएगा। तो पहले तो देखना पड़ेगा 48,000 है, जीएसटी 18% है, तो कितना होगा 48,000 के ऊपर जीएसटी 18% है, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 56,640। तो यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे यूए बिल कंपलसरी है, यूए बिल कंपलसरी है। टैक्स इंक्लूड होगा बट एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद सेकंड सिचुएशन है इफ़ येस हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट यूए बिल। अगर येस तो वहाँ पे जनरेट कौन करेगा? तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट करेगा तो वो यूए बिल जनरेट करेगा, जो भी कॉज करेगा मूवमेंट मीन्स जो अरेंज करता है, चाहे वो कॉन्साइनर हो कॉन्साइनी हो। इवन अगर कॉन्साइनर या कॉन्साइनी अगर वो यूए बिल जनरेट नहीं करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी यूए बिल जनरेट कर सकता है। बट उसको आंसर जो दिया है ना वो पूरा लेंथ लंबा करके दे दिया है, पढ़ सकते हैं, बट जो भी ट्रांसपोर्टर कॉन्साइनर या कॉन्साइनी जनरेट कर सकता है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर नॉन इशुएंस ऑफ यूए बिल? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर इशुएंस नहीं होता है तो वहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा। अंडर सेक्शन नंबर 122 तो वहाँ पेनल्टी लगेगा 10,000 और टैक्स इवाजन है, अमाउंट ऑफ टैक्स इवाजन व्हिच एवर इज हायर वाला पेनल्टी लग जाएगा। एंड अंडर सेक्शन नंबर 129 वहाँ पे आपका डिटेंशन भी हो सकता है, ठीक है, सीज हो सकता है, कन्वेंस भी सीज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। प्रोविजन आपको पूरा ग्रिप में आना चाहिए। ठीक है, प्रोविजन पूरा ग्रिप में आना चाहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चन पूरा इजी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारा टीचर उनका ही प्रोविजन क्लियर नहीं है तो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर नहीं कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं कराते हैं, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइम लगेगा, बट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है पावर इलेक्ट्रिकल्स वो रजिस्टर सप्लायर है एसी का एंड वो रिक्वायर्ड टू सेंड फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र एक कॉन्साइनमेंट पार्ट्स ऑफ एसी टू बी रिप्लेस अंडर वारंटी एट वेरियस क्लाइंट लोकेशन इन गुजरात। तो यहाँ पे ये मेनली एसी क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है मुंबई टू गुजरात। क्यों वो सेंड कर रहा है? पर जो भी वारंटी का रिपेयर वो रिप्लेसमेंट करने के लिए वो मेनली सेंड कर रहा है रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई वो नहीं है क्योंकि वैल्यू ऑफ कॉन्साइनमेंट डिक्लेयर डिलीवरी चालान के थ्रू वो मेनली सप्लाई कर रहा है। 70,000 है वैल्यू। पावर इलेक्ट्रिकल claim that since movement of goods Gujarat is caused due to region other than supply, UA bill is not mandatorily required to be generated in this case। तो यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रिकल्स वो बोल रहा है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है अदर देन सप्लाई है तो इसलिए यहाँ पे यूए बिल नहीं चाहिए। तो यूए बिल अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे यूए बिल जनरेट करना कंपलसरी है, चाहे आप सप्लाई के लिए यूए बिल मीन सप्लाई कर रहे हैं या नॉन सप्लाई या एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स इनवर्ट सप्लाई पर ऑन रजिस्टर पर्सन को अगर भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको चाहिए, चाहे आप सप्लाई के लिए है नॉन सप्लाई के लिए है या अगर आप ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको यूए बिल कंपलसरी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 70,000 है तो यहाँ पे यूए बिल कंपलसरी चाहिए। ठीक है, यूए बिल कंपलसरी चाहिए, चाहे आप वारंटी के लिए रिप्लेसमेंट के लिए ले रहे हैं या अदर पर्पज के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे यूए बिल कंपलसरी। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ क्लेम मेड बाय द पावर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे यूए बिल कंपलसरी है क्योंकि वैल्यू आपका 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे यूए बिल कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्लेम कर रहा है यूए बिल नहीं चाहिए, मैंडेटरी नहीं चाहिए, तो वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है ब्यूटी कॉस्मेटिक्स हैज मल्टीपल होलसेल आउटलेट ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट इन मुंबई महाराष्ट्र में। उसका मल्टीपल आउटलेट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का महाराष्ट्र में है एंड वो रिसीव कर रहा है ऑर्डर फॉर कॉस्मेटिक वर्थ 1,20,000 के लिए वो ऑर्डर रिसीव कर रहा है। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेबल 18% है, ये 1,20,000 के साथ
जीएसटी इंक्लूड है 18%, ठीक है। हमको भी चाहिए ये वाला वैल्यू चाहिए क्योंकि हमको इंक्लूड से भी अब जीएसटी चाहिए। फ्रॉम प्रसन्ना को वो मेनली ऑर्डर रिसीव करा है प्रसन्ना से, एंड वो ओनर एक है रिटेल कॉस्मेटिक स्टोर दिल्ली का एक ओनर है। वाइल चेकिंग द स्टॉक इट इज़ फाउंड दैट ऑर्डर वर्थ 55,000 वो फुलफिल हो सकता है फ्रॉम कंपनी जो भी दादर मुंबई स्टोर से, एंड रिमेनिंग गुड्स जो कि 65,000 वो सेंड होगा मालात मुंबई स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे जब चेक कर रहे थे 1,20,000 का स्टॉक सेंड करने के लिए, तो वहाँ पे पता चलता है कि जो कंपनी का जो भी स्टोर है दादर मुंबई स्टोर है, तो वहाँ से ओनली 55,000 वो ऑर्डर जा सकता है, एंड रिमेनिंग जो भी 65,000 का ऑर्डर वो कौन सा स्टोर से वो सेंड करेंगे, मालात मुंबई स्टोर से, ठीक है। बोथ दी स्टोर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू इशू ए सेपरेट इनवॉइस, तो यहाँ पे सेपरेट इनवॉइस इशू करने के लिए इंस्ट्रक्शन चला जाता है फॉर द गुड्स सेंड टू प्रसन्ना। द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू प्रसन्ना इन दिल्ली इन ए सिंगल कन्वेंस ओन्ड बाय राधे ट्रांसपोर्टर, तो जो गुड्स जाएगा एक सिंगल कन्वेंस के में। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस ब्यूटी कॉस्मेटिक्स विथ रिगार्ड टू इशुएंस ऑफ यूए बिल, तो आपको यहाँ पे एडवाइस देना पड़ेगा ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ यूए बिल। तो यहाँ पे दो यूए बिल जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि यूए बिल आपका इनवॉइस वाइज जनरेट होता है, ठीक है। इनवॉइस वाइज जनरेट होता है एंड इनवॉइस का वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में इनवॉइस का वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर सिंगल कन्वेंस में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 50,000 से ज़्यादा है एंड दो इनवॉइस है, तो वहाँ पे दो यूए बिल जनरेट करना कंपलसरी है, ठीक है। एक कन्वेंस में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। एंड उसके बाद जब आप यूए बिल दो जनरेट करने के बाद, तो वहाँ पे दोनों का अगर आप यूए बिल नंबर डालेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सोलिडेटेड यूए बिल नंबर आप बना सकते हैं, बट आपको दो यूए बिल यहाँ पे इशू करना पड़ेगा, ठीक है। दो यूए बिल इशू करना पड़ेगा। उसके बाद व्हेन इज एन यूए बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, कब यूए बिल चाहिए, अगर वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे यूए बिल चाहिए। दो सिचुएशन में यूए बिल कंपलसरी बन जाएगा। पहले तो अगर प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर के पास कोई भी सेंड करता है अलग स्टेट में इंटर स्टेट वाला, ठीक है, एंड आइदर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर वो रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा है अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चाहिए क्या चाहिए वहाँ पे ये जो कंपलसरी बन जाएगा आपका यूए बिल। एंड अगर वो पर्सन जिसके पास सेंड करे वो अगर हाँ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं लगता है बट यूए बिल चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि डिसाइड विथ रीजन वेदर यूए बिल रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सीजीएसटी एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस में आपको बताना पड़ेगा। पहला है कोयल लिमिटेड एक रजिस्टर इन आंध्र प्रदेश है एंड वो सेंड कर रहा है टू इट्स जॉब वर्कर क्यू एंड कंपनी इन कर्नाटका व्हिच इज ऑल्सो रजिस्टर अंडर जीएसटी। वैल्यू ऑफ दी कंसाइनमेंट 45,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, तो ये 50,000 से कम है बट जॉब वर्कर का केस है तो वहाँ पे कंपलसरी बन जाएगा यूए बिल, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं देखेंगे कि वो 50,000 का लिमिट। उसके बाद है मिस्टर भीष्मा, वो तेलंगाना में है एंड वो स्टार्ट करा है डूइंग बिजनेस इन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में एज ए कैजुअल टैक्सुअल पर्सन। ही गॉट हिज फर्स्ट ऑर्डर 30,000 का फ्रॉम तमिलनाडु से वो रिसीव करा है फर्स्ट ऑर्डर विच ही ट्रांसपोर्ट्स ही नॉट रजिस्टर अंडर जीएसटी सिंस हिज थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है क्योंकि 20 लाख है बट वो ओनली हैंडीक्राफ्ट गुड्स में एंगेज है, तो इसलिए 20 लाख से कम है, छोड़ो वो बात छोड़ो। यहाँ पे यूए बिल चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए क्योंकि यूए बिल चाहिए क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स है एंड वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे यूए बिल का बनाना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे नहीं देखेंगे कितना वो अमाउंट कितना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यहाँ पे नेचर कॉस्मेटिक मल्टीपल होलसेल आउटलेट इन मुंबई, तो ये सेम है क्वेश्चन जो कि करके आए हैं जो कि 55,000 एंड 65,000, तो यहाँ पे दो यूए बिल जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये है जिज्ञासा मल्टीपल आउटलेट, ये भी सेम क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, 2 बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, तो आज हम ये पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि हम अभी 3 चैप्टर शुरू किए हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट जब करेंगे 4-5 चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर जो भी है रजिस्ट्रेशन चैप्टर एंड इनवॉइस चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ज़्यादा भी क्वेश्चन था तो इसलिए हम ट्राई किए 3 चैप्टर खत्म करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आप जल्दी जल्दी इसको प्रैक्टिस करिए, रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए। ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन कितना लिखना है क्या लिखना है इसको भी आपको थियोरेटिकली के लिए लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको प्रैक्टिस करिए एंड शेयर करिए एंड बहुत मेहनत करिए। अभी मेहनत नहीं करेंगे कब करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो सीए बन जाएगा, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं, तो अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो ये आपका ऐसे मेहनत करिए कि यही आइटम आपका लास्ट रहेगा प्लस एग्जामिशन रहेगा आईडीटी में, ठीक है। मेहनत बहुत करिए, हार्डवर्क बहुत करिए। अभी से आप स्मार्ट वर्क के बारे में मत सोचिए, अभी से अगर सोचेंगे तो एग्जाम तक जाने में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि हम 40% 50% पढ़ के चले जाएंगे, नहीं, अभी से आप मेहनत करिए 100%, ठीक है। शेयर करिए एंड कमेंट करिए, अच्छा लगा या बुरा लगा कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट अगर नहीं करते हैं तो मोटिवेशन नहीं लगता है, तो कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा हो या बुरा हो कमेंट करिए, या डाउट हो कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।